नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन फेसबुक पेज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं कमेंट्स देख रही थी कि कौन हमसे अब तक जुड़े हैं, तो कोई दिख नहीं रहा, लेकिन टेक्निकली दिखाई रहा है कि हम जुड़ चुके हैं, तो आ रहे होंगे सब। कोई कमेंट मैं चाह रही थी कि एक आध कमेंट्स आ जाएं, तो आप लोग के कमेंट्स की उपस्थिति में मैं स्वागत करूं गेस्ट का अपने। शिवी सिंह की नमस्कार आ चुकी है, बाकी भी जुड़े रहे होंगे। ये एक बार लाइव होने के बाद गलती से कट गया है, इसलिए लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। ये लाइव हुआ एक बार और कट गया गलती से, तो ठीक है। शिवी जुड़ चुकी हैं। मैं उजास मायनों का इन सर्च ऑफ मीनिंग के 19वें एपिसोड के लिए बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वरिष्ठ लेखक, टिप्पणीकार और अनुवादक दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी का। दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। और जो लोग हमें अभी देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, उन सबको भी नमस्कार। तो मैं बहुत इनका परिचय, किताबों के नाम और सारी सूची तो कई दिनों से परिचय में जा ही रही है पोस्ट में। मैं बहुत संक्षेप में इनका परिचय दूंगी कि क्योंकि मैंने इनके 2-3 संस्मरण पढ़े हैं इनके गुरु प्रकाश आतुर जी पे, तो ये अपने परिचय का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उनके शिष्य होने को मानते हैं। तो मैं भी उनका परिचय उन्हीं से देना शुरू करती हूँ कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश आतुर, जो राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे और अपने जमाने के लोकप्रिय कवि भी थे, उनके पुत्रवत शिष्य दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी। ये तो सब जानते ही हैं कि ये इनका जो क्षेत्र है विशेष तो कथा आलोचना है, लेकिन इनकी रुचियों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इन्होंने अनुवाद का काम तो खैर विपुल स्तर पे किया है, संपादन का काम भी किया है, फिल्म जो इतने सारे वो होते हैं, फिल्मोत्सव होते हैं, हाँ फिल्म फेस्टिवल्स जो होते हैं, उनके संचालन से, उनकी चयन समिति से ये लगातार जुड़े रहे हैं। और इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी या हम इनका नवाचार कहें तो ये हम देख रहे हैं कि जो नए जमाने के जो माध्यम है, सोशल डिजिटल माध्यम, उनमें ये इतनी जोर शोर से सक्रिय है कि हम हर तरफ इनकी वहाँ भी गतिविधि पाते हैं। जो पारंपरिक जमाने की गोष्ठियाँ और वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ भी हम लगातार इन्हें शिरकत करते हुए देखते हैं। किताबें इनकी दर्जन से कहीं ऊपर हैं, स्वतंत्र रूप से किताब के रूप में लिखी हुई भी हैं, लेखों के संकलन भी हैं, उनके क्षेत्र बहुत व्यापक हैं। लिस्ट मैंने इनकी दी ही थी कि उसमें क्या कौन कौन सी इन्होंने लिखी हैं किताबें। आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी इनका प्रसारण होता रहता है और अपने समसामयिक समय की जो टिप्पणियां हैं वो लगातार उन विषयों पे ये टिप्पणियां, अपने विचार रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में अक्सर दिखते ही हैं और इस समय भी ये एक स्तंभ लिख रहे हैं रेगुलर। तो मैं इनको मंच सौंपने से पहले, जो हमारी थोड़ी सी एक रवायत बन गई है अपने वक्ता का स्वागत कविता के माध्यम से करने का, तो इस समय उजास नाम है इन सर्च ऑफ मीनिंग कार्यक्रम का। मेरे जीवन में प्रकाश में ये अपने व्यक्तिगत और साहित्यिक लेखकीय जीवन, पूरा जीवन के जो आयाम है, उनमें जो जहाँ से इनको उजास मिली है, निजी भी तौर पे भी और साहित्यिक तौर पे भी, उसको वो बहुत एक व्यापक स्तर पे लेके आ रहे हैं। अपने निजी प्रसंग, स्वयं प्रकाश और प्रकाश आतुर जी के से जुड़े हुए जो इनके निजी प्रसंग हैं, और आज रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि भी है, तो मुझे लगा कि हम उनके भी प्रकाश को शामिल कर लें और उन्हीं के शब्दों से मैं इनका स्वागत करूंगी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करो और जमाना भी उस तरफ इशारा करता है कि सबसे पहले तो एकला चलो रे याद आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम अपने उससे ना डगे, और एक अनभय और निर्भय सांचा जो कबीरदास से लें, रविन्द्रनाथ टैगोर से लें, कहीं से भी लें, लेकिन बहुत सख्त जरूरत है कि हम उसे लें। तो मुझे लगा कि आज मैं उनकी वो जो फियरलेस होने के लिए
निर्भय होने के लिए उनकी जो कविता प्रेरित करती है रवीन्द्रनाथ टैगोर की, उसी कविता से इनका स्वागत करके इनको मंच सौंपूंगी। हमारे साथ हरिमोहन शर्मा सर जुड़े हुए हैं, योगेंद्र आहूजा सर जुड़े हुए हैं, पल्लव जी जुड़े हुए हैं, प्रियंका गर्ग जुड़ी हुई हैं, माधव हाडा जी को पल्लव जी आवाज लगा रहे हैं रश्मि भटनागर हैं, साधना मोहन जी जुड़ी हुई हैं देहरादून से, रेणु त्रिपाठी जी, शिवी सिंह, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ और आपको भी नमस्कार। और रश्मि जी, मैं एक सेकंड टोकूंगा आपको। ये जो रश्मि भटनागर हैं, श्रीमती स्वयं प्रकाश हैं, ये परिचय देना बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी था। रश्मि भटनागर जी, आपको बहुत नमस्कार। आपको कई वीडियोस में मैंने देखा, अभी एक इतनी अच्छी वीडियो उनकी 18 मिनट की बनी हुई है, तो मैं आप दोनों को खाना खाते हुए देख रही थी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैंने स्वयं प्रकाश जी की कई कहानियां वगैरह तो पढ़ी हुई थी, पर उनकी जो आत्मकथात्मक पुस्तक है वो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन हंस में मैंने कथेतर गद्य पे पल्लव जी का लेख उस पे पढ़ा है, तो उसके बारे में मेरी जो भी जानकारी है वो वहां से मिली पल्लव जी की, तो पल्लव जी को देख के भी मैं खुश हो रही हूँ। कविता है मन जहां डर से परे है, रवीन्द्रनाथ टैगोर की। मन जहां डर से परे है और सिर जहां ऊंचा है, ज्ञान जहां मुक्त है और जहां दुनिया को संकीर्ण घरेलू दीवारों से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं गया है, जहां शब्द सच की गहराइयों से निकलते हैं, जहां थकी हुई प्रयासरत बाहें त्रुटिहीनता की तलाश में है, जहां करुणा स्पष्ट, जहां कारण की स्पष्ट धाराएं, माफ कीजिए मैं फिर से पढ़ूंगी, जहां शब्द सच की गहराइयों से निकलते हैं, जहां थकी हुई प्रयासरत बाहें त्रुटिहीनता की तलाश में है, जहां कारण की स्पष्ट धारा है जो सुनसान रेतीले मृत आदत के वीराने में अपना रास्ता खो नहीं चुकी है, जहां मन हमेशा व्यापक होते विचार और सक्रियता में तुम्हारे जरिए आगे चलता है और आजादी के स्वर्ग में पहुंच जाता है। ओ पिता परमेश्वर, मेरे देश को जागृत बनाओ। और जागृत होने का है ही फियरलेस होना, और जहाँ की सच जो है, जहाँ शब्द सच की गहराइयों से निकले, और यही हमारे उजास मान्यों को कार्यक्रम को भी ये कविता डिफाइन करती है। तो मैं दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे जीवन में प्रकाश, प्रकाशातुर एवं स्वयं प्रकाश, इस विषय पे आप अपना वक्तव्य दें। अगर आपको कोई टिप्पणी ऐसी लगे अपने आप की आपका मन कर रहा है उसको संबोधित करने का, तो आप कीजिएगा, वरना आप उससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होएं। आपके वक्तव्य के बाद मैं उनकी सबकी टिप्पणियां आपके पास लेकर आऊंगी। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका जी। धन्यवाद रश्मि जी। मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि विदुष बैटन ने अपनी इस श्रृंखला उजास मायनों का की 19वीं कड़ी के लिए मुझे आमंत्रित किया। जब आपने मुझे कहा कि इस कार्यक्रम में मुझे अपनी बात कहनी है, तो मेरा ध्यान इसके एक शब्द उजास पर अटका, और उजास का मैंने अपनी तरह से अनुवाद किया प्रकाश। और मैंने ये सोचा कि मेरे जीवन को जिन्होंने आलोकित किया, क्यों ना मैं उन्हें यहाँ स्मरण करूं। और ये एक बड़ा सुखद संयोग बना कि मेरे जीवन को आलोकित करने वाले दो ऐसे बड़े नाम, और दोनों ही नामों में ये शब्द भी अपने आप मौजूद था, प्रकाश। प्रकाश आतुर और स्वयं प्रकाश। मेरे लिए ये बात बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की है कि श्रीमती स्वयं प्रकाश, रश्मि भटनागर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, पल्लव जिन्होंने स्वयं प्रकाश की कथा साहित्य पर शोध कार्य किया और वे लगातार उनके साहित्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नरत हैं, भाई योगेंद्र आहूजा, प्रोफेसर प्रियंका गर्ग और बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके
कार्यक्रम की जो रूपरेखा है और जो मैंने रूपरेखा अपनी बनाई है, उस रूपरेखा के अनुसार आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ी-सी निजी जीवन की चर्चा करना चाह रहा हूँ। और ये चर्चा मैं शुरू करूँ, उससे पहले अभी रश्मि रावत जी स्वयं प्रकाश की जिस संस्मरणात्मक पुस्तक का ज़िक्र कर रही थी और जिसका आवरण मैंने अभी दिखाया भी था, धूप में नंगे पाँव, उसमें स्वयं प्रकाश ने एक प्रसंग लिखा है। वैसे तो स्वयं प्रकाश कौन है, ये यहाँ मौजूद लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे समय के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले, सबसे ज़्यादा सराहे जाने वाले और सबसे ज़्यादा जिनको पाठकों का प्यार मिला, ऐसे कथाकार थे स्वयं प्रकाश। 21 सितंबर क्षमा करें 8 दिसंबर 2019 को वे हमसे बिछुड़ गए, लेकिन उनका लेखन अब भी हमारे साथ है और उनकी बहुत सारी यादें मेरे साथ हैं। स्वयं प्रकाश की ये जो किताब है, वैसे उनकी सारी किताबों में एक बड़ी मज़ेदार बात है कि वो बहुत गंभीर बात, बहुत सरल और हल्के-फुल्के अंदाज में कहे जाते हैं। ये जो किताब है धूप में नंगे पाँव, इसका उपशीर्षक अंकित है यहाँ अंदाज किस्सागोई का और जीवंतता कथेतर की। इस किताब में एक प्रसंग आता है। मैं उस प्रसंग से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। आप सब लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, स्वयं प्रकाश की जो मूल शिक्षा थी वो अभियांत्रिकी की थी और वे लंबे समय तक टेलीफोन विभाग में तकनीकी पदों पर काम करते रहे हैं। जब वे सुमेरपुर में टेलीफोन एक्सचेंज में आरएसए थे, तब उनसे मेरी अधिक घनिष्ठता हुई क्योंकि मैं सुमेरपुर से 40 किलोमीटर दूर सिरोही में कॉलेज में पदस्थापित था। हम लोगों के मेल-जोल की एक परिणति यह भी हुई कि स्वयं प्रकाश को लगा कि मुझे हिंदी में एमए कर लेना चाहिए और उन्होंने मेरे कॉलेज से नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट के रूप में हिंदी में एमए कर लिया और जब हिंदी में एमए कर लिया तो फिर पीएचडी सामने नजर आने लगी। उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से राजस्थान की हिंदी कहानी विषय पर शोध कार्य करने के लिए अपना पंजीकरण करवाया और 2 साल बहुत जबरदस्त मेहनत करके उन्होंने अपना शोध प्रबंध लिख लिया, सबमिट कर दिया। जिस प्रसंग की मैं बात कर रहा हूं वो प्रसंग यहीं से आता है। ये भूमिका बताना बड़ा जरूरी था। स्वयं प्रकाश ने अपनी थीसिस सबमिट कर दी। उन दिनों डॉक्टर प्रकाश आतुर वहां हिंदी विभागाध्यक्ष थे। स्वयं प्रकाश के शोध निदेशक डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा थे, जिन्होंने भाषा विज्ञान और शैली विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। स्वयं प्रकाश ने यहां जो प्रसंग लिखा है, उस प्रसंग में वे किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसा हो सकता है, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के भीतर व्याप्त राजनीति और बड़े लोगों के छोटेपन इसके शिकार होते हैं। विभाग के अलग-अलग प्राध्यापक अलग-अलग कारणों से इस बात के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं कि स्वयं प्रकाश को अपनी थीसिस रिवाइज करने के लिए मजबूर होना पड़े। वे वाइवा में कुछ उस तरह के सवाल पूछने की भूमिका बनाते हैं। अलग-अलग कारण हैं जिनका उल्लेख इस किताब में आता है और क्योंकि वे सारे लोग मेरे गुरुजन भी रहे हैं, मैं उनका नाम लेने का दुस्साहस नहीं करूंगा। लेकिन इस किताब में अगर आप किताब पढ़ेंगे तो वो सारे चेहरे आपके सामने आ जाएंगे, जाने पहचाने चेहरे भी। यहां स्वयं प्रकाश जो वर्णन करते हैं, जरा सा मैं आपको उस वर्णन को जस का तस पढ़कर सुनाऊं। वे लिखते हैं, पूरी संभावना इस बात की थी कि मुझे शोध प्रबंध दोबारा लिखकर प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।
प्राध्यापकों की आपसी खींचतानी और ईर्ष्या द्वेष का खामियाजा अधिकांशतः निर्दोष बटुकों को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन प्रकाश आतुर मेरे लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। एक प्रोफेसर का नाम आता है, उनको तो एक तरह से उन्होंने डपट ही दिया और दूसरे को ऐसी निगाहों से देखते रहे कि उनकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। प्रकाश आतुर के व्यक्तित्व का एक विशिष्ट दबदबा था। कुछ रोज पहले ही वो विश्वविद्यालय की नौकरी से त्यागपत्र देकर कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे और मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के काफी नजदीक माने जाते थे। थोड़ा और वर्णन आता है आगे। इस घटनापूर्ण और चमत्कारिक दिन का अंत विश्वविद्यालय द्वारा मुझे पीएचडी की उपाधि दिए जाने की अधिसूचना जारी किए जाने से नहीं, और भी चमत्कारिक ढंग से हुआ। उस शाम राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश आतुर ने, जिन्हें मैं ठीक से जानता भी नहीं था, मुझे पीएचडी मिलने की खुशी में अपने आवास पर अपने अंतरंग मित्रों को दावत दी। सबसे पहले उन्होंने मुझे डॉक्टर स्वयं प्रकाश कहकर हंसते हुए गले लगाया। हम सबको छक्कर दारू पिलाई और रात लगभग 2:30 बजे श्रीमती प्रकाश आतुर ने हमें बेहद लजीज और गर्मा गर्म खाना खिलाया। स्वयं प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश आतुर को, जिन्हें उन्होंने लिखा है कि जो स्वयं प्रकाश को अच्छी तरह जानते भी नहीं थे, इस तरह से याद किया है। अब यहां जिन प्रकाश आतुर का जिक्र आया है, राजस्थान में तो प्रकाश आतुर के नाम से साहित्य की दुनिया में शायद ही कोई अपरिचित हो, लेकिन हो सकता है राजस्थान से बाहर के जो हमारे मित्र इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे उनके नाम और काम से परिचित ना हो। तो मैं थोड़ी सी गुस्ताखी कर रहा हूं उनका परिचय खासतौर से राजस्थान के बाहर के अपने मित्रों को देने की। डॉक्टर प्रकाश आतुर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। ये उनका एक परिचय है। दूसरा परिचय ये कि वे लगभग 9 वर्ष तक राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे और आज राजस्थान में इस बात को एक तरह से निर्विवाद रूप से मान लिया गया है कि उनसे बेहतर अध्यक्ष राजस्थान साहित्य अकादमी को आज तक नहीं मिला है। उनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा थी, उनका अपना सोच था, लेकिन साहित्य अकादमी में उन्होंने उस विचारधारा को अलग रखकर सभी लोगों को उससे जोड़ा। मुझे इस बात से आश्चर्य होता है कि 1989 में डॉक्टर प्रकाश आतुर का निधन हुआ था, लेकिन उसके बाद से भी राजस्थान साहित्य अकादमी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उन्होंने ना कर लिया हो। यानी वे एक ऐसी रेखा वहां खींच गए कि उससे बड़ी रेखा अब तक कोई खींच नहीं पाया है। इसके अलावा वे राजनीतिक प्राणी भी थे। जैसा स्वयं प्रकाश ने भी उल्लेख किया कि मोहनलाल सुखाड़िया जैसे लोकप्रिय और बड़े और कद्दावर मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने उदयपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और बहुत थोड़े वोटों से वे पराजित हुए। इसके अलावा, हाँ पल्लव जी, आपका अभिवादन करता हूं मैं, अब मत देख लीजिएगा, देखो धमकी दे रहे हैं लोग यहां। ममता जी प्रणाम करता हूं मैं। तो ये जो प्रकाश आतुर थे, ये तो उनका एक परिचय है, लेकिन दूसरा प्रकाश आतुर जिसे मैं जान सका, मैं थोड़ी सी उसकी भी चर्चा करना चाहूंगा। वे बहुत सामान्य पृष्ठभूमि के व्यक्ति थे और इस बात को उन्होंने कभी छिपाया नहीं, और जो लोग उन्हें जानते हैं वे पुष्टि भी करते हैं कि वे सही कह रहे थे। वे रेल के डिब्बों में मंजन और चूर्ण बेचा करते थे। इसके बाद उदयपुर के एक निजी स्कूल में वे अध्यापक बने और उसके बाद महाराणा भूपाल कॉलेज, जो कि उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज था, वहां पर अध्यापक बने। और जब वो कॉलेज विश्वविद्यालय का अंग बना तो वे विश्वविद्यालय के प्राध्यापक बने और धीरे धीरे विभागाध्यक्ष के रूप में वे पदोन्नत हुए।
एक बहुत सामान्य पृष्ठभूमि, बहुत बड़ा परिवार, लेकिन इस सामान्य पृष्ठभूमि ने उन्हें ऐसी संवेदना दी कि जो भी व्यक्ति उनके पास किसी सहायता का अनुरोध लेकर गया, निसंकोच उन्होंने उसकी सहायता की। मेरे सूत्र उनके साथ यहीं से, इस बात से ही जुड़ते हैं। अब इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में भी मुझे बता देना चाहिए, ताकि बातें थोड़ी सी स्पष्ट हों। मैं लगभग 35 वर्ष राजस्थान शिक्षा सेवा में कार्यरत रहा हूं। एक लेक्चरर के रूप में मैं नियुक्त हुआ, और जैसा हमारे यहाँ होता है, पदोन्नत होते होते मैं संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा के पद से 2003 में सेवानिवृत्त हुआ। इन 35 वर्षों में मैंने थोड़ा बहुत लिखा, थोड़ा बहुत अनुवाद कार्य किया, कुछ स्तंभ लिखे, लेकिन अब जरा मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं और अपनी पृष्ठभूमि को याद करता हूं, तो खुद मुझे आज भी आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता है कि मेरी पृष्ठभूमि पढ़ने लिखने की थी नहीं। मेरे माँ बाप लगभग निरक्षर थे। पिता उदयपुर में व्यवसाय करते थे, छोटा मोटा व्यवसाय उस जमाने के हिसाब से, और लंबी बीमारी के बाद जब मैं 10वीं में पढ़ रहा था, उनका निधन हो गया था। अगर निधन न हुआ होता तो उनका सपना मुझे अपने व्यवसाय को सौंपकर उसी को आगे बढ़वाने का था, लेकिन न जाने क्या हुआ, मेरा मन व्यवसाय में नहीं लग रहा था। ठीक है, 10वीं से लेकर बीए तक जैसे तैसे मैंने पढ़ाई कर ली, और बीए के बाद पढ़ाई छोड़ दी। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं पढ़ाई जारी रखता। मेरी माँ थी, कोई भाई बहन मेरे हैं नहीं। माँ ने जैसे तैसे मुझे बीए तक पढ़ा दिया, और मेरी वो जो पिताजी की दुकान थी, मैं उस दुकान पर बैठने लगा। संयोग से मेरी दुकान उदयपुर में जहां है, वो उदयपुर के राजमहल जाने वाला रास्ता है, और राजमहल में ही उन दिनों राजस्थान साहित्य अकादमी का दफ्तर हुआ करता था। सारे साहित्यकार उस सड़क से गुजरते थे, और वो जमाना 1964-65 का, तब स्कूटर भी चलन में नहीं आए थे। सारे बड़े लोग साइकिलों पर जाया करते थे, और क्योंकि मेरी दुकान के आसपास से राजमहल को जाने वाली सड़क की चढ़ाई शुरू होती थी, तो वहां लोग साइकिल से उतरकर साइकिल हाथ में लेकर जाया करते थे। तो कुछ ऐसा संयोग बना कि एक दिन प्रकाश आतुर, तब वे डॉक्टर नहीं हुए थे, उधर से गुजरे। मेरी और उनकी निगाहें मिली, मैंने उनको नमस्ते किया। वे रुके और मुझसे कहा कि तुम आजकल कॉलेज में नजर नहीं आते हो, क्या बात है? मैंने कहा जी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी? कारण बता दिया। मेरी माँ भी वहीं बैठी थी। थोड़ा उन्होंने उस कारण का विस्तार किया, अपनी स्थिति बताई कि मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकती हूँ। और यहीं से एक चमत्कार होता है। प्रकाश आतुर मेरी माँ से कहते हैं कि इसे आप मुझे दे दीजिए, इसकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा मेरा है, आप इसको आगे पढ़ाइए। मैं इस बात को बिना संकोच के कह रहा हूं कि मैं बीए तक बहुत सामान्य विद्यार्थी था। कोई ऐसी बात नहीं थी कि किसी अध्यापक का ध्यान मेरी तरफ जाए, लेकिन बस प्रकाश आतुर की क्लास का, 100 विद्यार्थियों की क्लास का एक विद्यार्थी मैं था। लेकिन एक सहज मानवीय सहानुभूति से वे रुके, और उन्होंने मेरी मां को ये कह दिया। अब यहीं रुककर मैं ये बात कहना चाहता हूं दोस्तों, इस बात को जब मैं आज याद करता हूं तो मैं एक सबक लेता हूं। किसी की सहायता आप करें, इस बात की जरूरत बहुत बार नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप उसके मन में भरोसा पैदा कर दें कि मैं आपकी सहायता करूंगा जब जरूरत पड़ेगी, तो ये बहुत बड़ा काम होता है। यही काम प्रकाश आतुर जी ने उस दिन किया। और मेरी माँ, उनके लिए कॉलेज का एक लेक्चरर बहुत बड़ी चीज होता था। उनको लगा कि कॉलेज के एक लेक्चरर ने अगर मेरे बेटे के लिए कहा है,
तो जैसे-तैसे मुझे इसे पढ़ाना चाहिए और मैंने एमए हिंदी में प्रवेश ले लिया। उसके बाद धीरे-धीरे प्रकाश आतुर से निकटता बढ़ी मेरी और उस ज़माने में उदयपुर का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग बहुत शानदार था। उसके अध्यक्ष डॉक्टर देवराज उपाध्याय थे। उन जैसा मनोवैज्ञानिक आलोचना का विशेषज्ञ हिंदी में कोई दूसरा नहीं है। डॉक्टर नवल किशोर थे और बहुत सारे लोग थे। मैं बहुत नज़दीक भी हो गया प्रकाश जी के और धीरे-धीरे मैं उनका ऐसा स्नेह पात्र हुआ कि उनके घर से चाहे जब चाहे जितनी किताबें मैं ला सकता था। पूछने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। उनके कमरे में जाना और 10-20 किताबें ले आना। आज मैं याद करता हूँ कि एमए करने के बाद मैं उनके घर कोई 700 किताबें एक साथ लौटा कर आया था। अन्य गुरुजन का भी मैं आत्मीय रहा और यहीं स्वयं प्रकाश ने अब जो बात कही है, वो बात और आती है। एमए प्रीवियस में मैंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन जब फाइनल की बारी आई, तो मुझे ये डर लगा कि विश्वविद्यालय के एक बहुत बड़े अधिकारी की भतीजी मेरी प्रतिस्पर्धी थी, मेरे से थोड़ा ही पीछे थी और मुझे लगा कि अगर ज़रा-सा भी पक्षपात हुआ, तो मेरे हाथ से स्वर्ण पदक छिन जाएगा और इसको मिल जाएगा। ये कोई बहुत अकल्पनीय बात नहीं थी। जब मैंने अपने गुरु प्रकाश आतुर जी से इस बात को साझा किया, तो वे उन साथियों के पास खुद चला कर गए, जिनके पास हमारी कॉपियाँ जानी थी। ये बात मुझे बहुत बाद में पता लगी और उनसे कहा कि अगर आपने दुर्गा के प्रति कोई अन्याय किया, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये नहीं कि आप इसको सर्वाधिक अंक दें, लेकिन इसके प्रति अन्याय नहीं हो। और कम से कम 2 ऐसे लोगों को उन्होंने बिल्कुल धमकाने वाले अंदाज में ये बात कही और उन्होंने अन्याय नहीं किया। मुझे एमए हिंदी में स्वर्ण पदक मिला और इसी बीच मेरी तो कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे नौकरी मिलती है। मार्च-अप्रैल में उन्होंने मुझे कहा कि ये कॉलेज एजुकेशन की वैकेंसीज़ निकली है, फॉर्म भरो। भर दिया। जुलाई में मैं 7 जुलाई 1967 को कॉलेज व्याख्याता बन गया। मेरे जीवन में जो मेरे जीवन की अंधेरी सड़क थी, अब देखिए ना 10वीं में पिता का निधन हो गया, विधवा माँ, कोई आर्थिक संबल नहीं। अब उस सड़क को आप अंधेरी सड़क नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उस अंधेरी सड़क पर जिन्होंने प्रकाश किया, वे प्रकाश आतुर थे। मेरा रिश्ता उनसे एमए करके खत्म नहीं हुआ। एक और बात यहाँ बताऊँ। एमए करने के बाद मैंने चाहा कि मैं पीएचडी कर लूँ। तब तक प्रकाश आतुर पीएचडी नहीं थे, गाइड होने की तो बात ही क्या करें। मैंने अपने कुछ गुरुजन से ये कहा कि मैं आपके अंडर में पीएचडी करना चाहता हूँ। उनमें से 2 ने बिल्कुल 2 टूक शब्दों में मुझे ये कहा कि देखो तुम तो लेक्चरर हो गए हो, तुम उदयपुर में रहते नहीं हो, तुम हमारे किस काम के? हम तुम्हें पीएचडी क्यों करवाएं? तुम हमारे किस काम के? आज जब बहुत सारी बातें हम सुनते हैं ना कि किस तरह से पीएचडी के गाइड अपने विद्यार्थियों का शोषण करते हैं, तो मुझे वो बात याद आती है कि तुम हमारे किस काम के? मन के किसी कोने में एक बात थी कि मैं पीएचडी करूं तो प्रकाश आतुर के साथ ही करूं और इनका पहला पीएचडी विद्यार्थी हूं। इस बीच कुछ पारिवारिक स्थितियां मेरी ऐसी बनी कि मैंने एक जगह रजिस्ट्रेशन करवाया, काम नहीं कर पाया, टलता गया। डॉक्टर प्रकाश आतुर हो गए और मैंने उनके अंडर में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। मैं उनका पहला विद्यार्थी था और ये बड़ी सुखद बात है कि पल्लव ने अभी जिनको याद किया, पल्लव के गुरु डॉक्टर माधव हाड़ा, जो आजकल मध्यकालीन काव्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, वे डॉक्टर प्रकाश आतुर के अंतिम पीएचडी थे। प्रकाश आतुर के अंडर में मैंने पीएचडी कर ली। अब वो सभी लोग जानते हैं कि पीएचडी करने के बाद एक रस्म होती है। जिस दिन आपको पीएचडी अवार्ड होती है, एक बड़ा खाना होता है, दावत होती है, खाना और पीना होता है।
और उसका सारा खर्चा उस नए डॉक्टर को वहन करना होता है। तब तक मुझे भी नौकरी करते हुए 7-8 साल हो गए थे, मैं भी इन चीज़ों से परिचित हो गया था। तो उस दिन सुबह मैंने डॉक्टर प्रकाश आतुर से पूछा, मैंने कहा, गुरुजी, मुझे क्या प्रबंध करना है? बहुत शालीनता से। मैं आज भी उनका वो तमतमाया हुआ चेहरा याद करके सिहर रहा हूँ। बिल्कुल चेहरा लाल हो गया, गुस्से से लाल। तुम पूछने वाले कौन होते हो? आज डॉक्टर प्रकाश आतुर के बेटे ने पीएचडी की है, वो डॉक्टर बना है। जो करना है प्रकाश आतुर करेगा। अब बताइए कोई क्या बोले? मैं भी क्या बोलता? और फिर वही हुआ जिसका वर्णन स्वयं प्रकाश ने अपने संदर्भ में किया है। स्वयं प्रकाश के लिए उन्होंने किया, ये और बड़ी बात थी। मेरे लिए तो उनको करना ही था। मुझे वे अपना बेटा मानते थे। और जब उनका निधन हुआ, शोक सभा हुई उदयपुर में, तो अनायास मेरे मुंह से ये बात निकल पड़ी थी कि मैं नहीं जानता पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर होता हो तो अगले जन्म में मुझे प्रकाश आतुर का ही बेटा बना। वे बहुत प्रखर वक्ता थे, लेकिन साहित्य अकादमी में उन्होंने जो काम किया उसके आगे उनकी सारी प्रतिभा छिप गई, दब गई। ये कुछ वैसा ही मामला है जैसा आप देखते हैं ज्ञान रंजन के साथ हुआ कि जब उन्होंने पहल का संपादन किया तो लोग इस बात को करीब-करीब भूल गए कि ज्ञान रंजन अच्छे कहानीकार भी थे। थोड़ा-थोड़ा राजेंद्र यादव के साथ भी हुआ। हंस का संपादक इतना बड़ा हो गया कि कथाकार राजेंद्र यादव को लोग भूलने लगे। प्रकाश आतुर बहुत अच्छे कवि थे, मंच के बहुत अच्छे कवि थे। राजस्थान से नई कविता का जो पहला संकलन निकला था, और अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो तार सप्तक से पहले निकला था, जिसका नाम था सप्त किरण। वही पैटर्न तार सप्तक वाला 7 कवियों का संकलन, प्रकाश आतुर उसके कवि थे। बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छा विचारपूर्ण गद्य, लेकिन आज लोग याद करते हैं यहाँ तो केवल राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष प्रकाश आतुर को। लेकिन मैं जिस प्रकाश आतुर को याद करता हूँ वो इन सब के अलावा एक बेहतर और संवेदनशील इंसान भी थे। अब मैं उनके बारे में घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे स्वयं प्रकाश के बारे में भी अब बात करनी चाहिए। 2 प्रकाशों की बात है ना, तो एक प्रकाश की बात मैंने कर ली, स्वयं प्रकाश की बात भी करूं। ये शायद 1970 के आसपास की बात है, मुझे सही सन याद नहीं आ रहा है। 70 के आसपास की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1974 में चित्तौड़ से मेरा तबादला सिरोही हो गया था, तो उससे पहले की बात ये है, 70 के आसपास की बात मैं इसलिए कह रहा हूं। एक दिन मेरे सरकारी बंगले की घंटी बजी और एक धर्मेंद्र की तरह का युवक बाहर खड़ा था। वो जानना चाह रहा था कि सदाशिव श्रोत्री का घर कहाँ है। जरा सी बात हुई, उन्होंने ये भी बता दिया कि उनका नाम स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का नाम मैंने सुना था। और दोस्तों, 1970 में स्वयं प्रकाश उतने बड़े कथाकार नहीं हुए थे जितने बड़े कथाकार को आज हम लोग जानते हैं। वे एक तरह से उनकी शुरुआती समय था, वे लिखने लगे थे, लेकिन शुरुआत थी और कोई बड़ी उनकी पहचान नहीं थी। वे अपने मित्र सदाशिव श्रोत्री से मिलने आए थे। सदाशिव जी भी आप जानते होंगे, बहुत अच्छे कवि हैं। एक ज़माने में कहानियाँ भी उन्होंने खूब लिखी थी, बहुत अच्छे गद्यकार हैं। अंग्रेजी के प्राध्यापक वे उसी कॉलेज में थे जिस कॉलेज में मैं था, और मेरे जीवन को जिन्होंने बहुत प्रभावित किया है उनमें से एक वे भी हैं। कभी उनकी भी चर्चा करूंगा। मैंने स्वयं प्रकाश को सदाशिव जी का घर बता दिया और शाम को सदाशिव जी ने मुझे अपने घर आमंत्रित किया कि मेरा दोस्त स्वयं प्रकाश आया हुआ है, तो आज एक गोष्ठी जमेगी। स्वयं प्रकाश बहुत अच्छा गाते थे, बहुत सुरीला। कविताएं भी उन्होंने खूब लिखी थी, मंच वाली कविताएं, लेकिन वो उस तरह की निरर्थक मंच वाली कविताएं नहीं थी।
उन कविताओं में बिल्कुल सामाजिक चेतना थी, उसमें जनपक्षधरता थी, संदेश था। बेशक रोमांटिक कविताएं भी थी। उनका एक गीत बहुत प्यारा था, आज एक लड़की को नींद नहीं आएगी। अब एक जवान, एक रश्मि से तब उनका विवाह नहीं हुआ था, ऐसा गीत नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा। फिल्मी गाने मेहदी हसन, जगजीत सिंह, इन सबको डूब कर गाते और सुनाते थे। मुझे अब भी याद है, मुझे जीने दो का वो गाना लता मंगेशकर का गाया हुआ और जयदेव का संगीतबद्ध किया हुआ, रात भी है भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम, स्वयं प्रकाश ने उस दिन सुनाया था। मेहदी हसन सुनाया था उन्होंने, देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं कहां से उठता है। गुलाम अली सुनाया था। अधिकांशतः दूसरों की रचनाएं और कुछ उनकी कविताएं और गीत। 1.5-2 घंटे उन्हें हम लोगों ने सुना, खाना वाना खाया, चले आए। ये थी मेरी स्वयं प्रकाश से पहली मुलाकात। इसके बाद एक अंतराल होता है 3-4 सालों का। कोई संपर्क हम लोगों का नहीं होता है। मेरा तबादला चित्तौड़ से सिरोही हो जाता है और स्वयं प्रकाश भी न जाने कहां कहां नौकरियां करके सुमेरपुर आ जाते हैं। प्रारंभ में मैंने जिक्र किया, सुमेरपुर सिरोही से केवल 40 किलोमीटर दूर है। मेरा घर बिल्कुल हाईवे पर था, ट्रक गुजरते थे। धीरे धीरे हम लोगों का मेलजोल बढ़ा और होने ये लगा कि महीने में 2 बार मैं अपने घर के बाहर खड़ा हो जाऊं, ट्रक को हाथ दूं, एक ट्रक ना रुके दूसरा रुक जाए और मैं ट्रक में बैठकर सुमेरपुर चला जाऊं और इसी तरह स्वयं प्रकाश का जब मन हो वो आ जाए। और जब स्वयं प्रकाश आए तो मैं उन्हें अपने कॉलेज में ले जाऊं, अपने विद्यार्थियों से मिलवाऊं। याद कीजिए, तब स्वयं प्रकाश एमए भी नहीं थे, लेकिन तब धीरे धीरे एक कथाकार के रूप में उनकी पहचान बनने लगी थी। और उस वक्त मेरा जो सिरोही कॉलेज का हिंदी विभाग था वो बहुत ही शानदार हिंदी विभाग था। धीरे धीरे हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं वो भी स्वयं प्रकाश से इतना घुल मिल गए कि अगर 1 महीना बीत जाता तो वो मुझे कहते, सर स्वयं प्रकाश जी नहीं आए, उनको बुलवाइए ना। स्वयं प्रकाश में ये बड़ी खासियत थी कि वो जिनसे मिलते उन जैसे हो जाते। अगर कॉलेज के मेरे विद्यार्थियों से मिलते तो इनको लगता कि ये तो हमारे ही दोस्त हैं। उनको गाने सुनाते, उनको लतीफ़े सुनाते, उनसे गपशप करते, बच्चे बहुत खुश रहते। और जब मेरे ही यहाँ आते और तो आते ही कहाँ, तो मेरे घर की छत पर एक गोष्ठी ज़रूर जमती। हमारे यार दोस्त मिलते, 2-3-4 घंटे उनसे गाने वाने सुनते, कविताएं सुनते। धीरे धीरे उनसे मुलाकातें बढ़ती गई और मुलाकातें बढ़ते बढ़ते उन्होंने हिंदी में एमए भी कर लिया, पीएचडी भी कर ली। इन सब बातों का उन्होंने उल्लेख धूप में नंगे पांव में किया है। थोड़ा बहुत सहयोग मेरा रहा, इस बात को मैं संकोच के साथ स्वीकार करता हूं। लेकिन जो बड़ी बात हुई वो बड़ी बात ये हुई कि स्वयं प्रकाश से मेल जोल ने मेरी साहित्यिक दृष्टि का निर्माण किया। तब स्वयं प्रकाश रमेश उपाध्याय के बहुत नजदीक थे। जनवादी और प्रगतिशील लेखकों से वे बहुत जुड़े हुए थे। काशीनाथ सिंह उनके प्रिय कथाकार थे, ज्ञान रंजन उनके प्रिय कथाकार थे। इन सब लोगों से उनका जीवंत संवाद था। तो वे वैचारिक रूप से बड़े समृद्ध थे। भले ही वे हिंदी में एमए नहीं थे, लेकिन मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि वे मुझ जैसे लोगों से कई गुना ज्यादा जानते थे और उनसे मैं सीख रहा था। आज स्वयं प्रकाश के उस सानिध्य को मैं याद करता हूं तो मैं उनके प्रति कृतज्ञ होता हूं। अगर स्वयं प्रकाश मुझे न मिले होते और उनसे मुझे वो सारी साहित्यिक दृष्टि नहीं मिली होती तो आज मैं इस कार्यक्रम में आपसे मुखातिब नहीं हो रहा होता। मैं हिंदी के हजारों लाखों गुमनाम अध्यापकों की तरह से सेवानिवृत्त होकर कहीं गुमनामी के अंधेरों में खो चुका होता। अगर मैं कुछ लिखने पढ़ने लगा
तो इसका बहुत ज़्यादा श्रेय स्वयं प्रकाश की सोहबत को है, उनकी दोस्ती को है। वे आते मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी से खूब सारी किताबें ले जाते, लेकिन जितनी किताबें वो ले जाते, उससे ज़्यादा वे वैचारिक रूप से मुझे समृद्ध करते। लंबी-लंबी चिट्ठियाँ लिखने का उनको भयंकर शौक था। मेरे जीवन में जो सरकारी नौकरी में बहुत सारे तबादले हुए हैं, उन तबादलों का सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है कि मेरा वो खज़ाना सब खुर्द-बुर्द हो गया। स्वयं प्रकाश की कम से कम 1000 चिट्ठियाँ तो मेरे पास होंगी, लंबी-लंबी 3-3, 4-4 पन्नों की, और ऐसी सधी हुई उनकी हैंडराइटिंग। और वे उन चिट्ठियों में मुझे प्रबुद्ध करते, मुझे कोंचते, मुझे टोकते, मुझे डाँटते। उम्र में मुझसे उनकी जन्म तिथि मैं देखूँ, हाँ, उम्र में मुझसे 2 साल छोटे थे, लेकिन डाँटने का अधिकार उनको पूरा था। मुझे डाँटते। वे लंबी-लंबी चिट्ठियाँ लिखते, मैं लंबी-लंबी चिट्ठियाँ नहीं लिखता। एक बार उन्होंने लिखा कि ये संक्षिप्तीकरण आपकी आदत है या कुटेव है? इस तरह के बदमाशी भरे शब्दों का प्रयोग करने का उनको बड़ा शौक था। कुटेव है। इसी तरह वे मुझे बार-बार कहते हैं कि दुर्गा बाबू तुम लिखो, और मैं बिल्कुल कामचोर। एक बार बहुत डाँट कर, बहुत अफ़सोस से उन्होंने कहा कि दुर्गा बाबू आप में महत्वाकांक्षा का घोर अभाव है। वो मुझे रास्ता बताते, ये लिखो, वो लिखो, योजनाओं की कमी नहीं थी उनके पास। इतनी सारी योजनाएँ, और वे कहते ये करो दुर्गा बाबू, वो करो, ये करो, वो करो। और ज्ञान उनका आप अगर फ़िल्म संगीत की बात करें तो वो उसमें गहराई में डूब जाएँ। अगर आप विश्व राजनीति की बात करें, आर्थिक व्यवस्था की बात करें, राजनीतिक विचारधारा की बात करें, फ़िल्मों की बात करें, जिस गली में आप निकल जाएँ, उस गली में वे हाथ पकड़कर आपको बहुत दूर तक ले जाने की सामर्थ्य रखते थे। और इसीलिए तो मैं उन्हें याद करता हूँ कि उनकी सोहबत में मैंने न जाने कितना सीखा है। अगर आज संगीत के प्रति मेरे मन में कोई प्रेम है, और मेरे घर में गुलाम अली और मेहदी हसन और जगजीत सिंह और चंदन दास और सुदीप बैनर्जी बजते हैं, तो इसका सारा श्रेय स्वयं प्रकाश को है। अगर वो नहीं मिले होते, तो मैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार से आगे नहीं बढ़ता। ये कम नहीं है, इनमें भी कला है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बेहतर की तरफ ले जाने की सामर्थ्य स्वयं प्रकाश में बहुत थी। सिरोही से सुमेरपुर जाना-आना, ये तो हमारे लिए ऐसा था जैसे आप किसी शहर के एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाएँ। चले जाते थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ममता कालिया जी आशीर्वाद दे रही हैं। ममता जी, मैं प्रणाम करता हूँ। तो और इधर प्रियंका गर्ग ने एक प्रसंग याद दिलाया है। स्वयं प्रकाश बहुत ही मस्खरे किस्म के प्राणी थे। मैं थोड़ा-सा बात बदलते हुए उस प्रसंग को सुनाई दूँ। हुआ ये कि मेरा जो घर था वहाँ एकदम सड़क के किनारे, तो एक दिन स्वयं प्रकाश कहीं से आए रात को 3-4 बजे। घर पर हम लोग फाटक पर ताला लगा देते थे, लेकिन छोटी-सी बाउंड्री थी। वो बाउंड्री कूद कर वे अंदर आए, घंटी बजाई। अब ज़रा रात को 3 बजे घंटी बजे तो आप घबरा जाते हैं, डर भी लगता है। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन? स्वयं प्रकाश वहाँ अपने फौजी किस्म के जूतों के साथ खटखट करते हुए बाउंड्री में घूम रहे हैं और कह रहे हैं, मैं चोर। अब मैं चोर सुनकर तो हमारे तो हाथ-पाँव ठंडे हो गए, मेरे और पत्नी के दोनों के, कि चोर आ गया। अब हम लोगों को उस गहरी नींद में ये नहीं सूझा कि कोई चोर आकर इस तरह से अपना ऑडियो में विजिटिंग कार्ड पकड़ाएगा, कोई मुँह से ये कहेगा कि मैं चोर हूँ, ये नहीं सूझा। हमने फिर पूछा, कौन? मैं चोर। तीसरी बार पूछा तो शायद तब तक हमारी भी नींद थोड़ी-सी हिल चुकी होगी। आवाज़ पहचान में आई। फाटक खोला, अंदर आए, ज़ोर का ठहाका लगा, इतनी ज़ोर का कि शायद पड़ोस वालों के भी घर की बत्ती जल गई कि क्या हुआ। स्वयं प्रकाश को
चाय का भयंकर शौक था, चाय का और सिगरेट का। बार-बार चाय पीते हुए तो उनको संकोच भी होता था बनवाते हुए, हालाँकि वो संकोची प्राणी नहीं थे और संकोच करने की ज़रूरत नहीं, वो इतना घुल-मिल जाते थे मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से। अपनी कई किताबें तो उन्होंने मेरे बच्चों को नाम लिख कर दी है, प्रिय बिट्टू चारू के लिए। और बच्चों को भी शायद अगर उनसे आप फ़ेवरेट अंकल जी कौन है पूछें, तो एक पल भी उनको सोचने में नहीं लगेगा। फ़ेवरेट अंकल जी चारू और बिट्टू जो मेरे बच्चे हैं, उनके स्वयं प्रकाश जी। तो स्वयं प्रकाश मेरी पत्नी से कहते, "भाभी जी, आप तो एक बाल्टी में चाय बना के रख दीजिए, मैं पीता रहूँगा।" एक और बात, खाने-वाने को लेकर उनके नखरे नहीं थे, बल्कि खाने की वो जिस तरह से उन्मुक्तता से सराहना करते थे, बनाने वाले का मन खुश हो जाता था। और जब मैं स्वयं प्रकाश की बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ प्रकाश आतुर भी याद आ रहे हैं, उनमें भी यही था कि खाने का जो उनका शौक था और खिलाने का उससे ज़्यादा और खाने की सराहना का उससे भी ज़्यादा। मुझे एक बड़ा मज़ेदार प्रसंग याद आ रहा है। एक बार जयपुर में वे आए हुए थे और बहुत सारे लोगों को एक नाम याद होगा, प्रभा ठाकुर। प्रभा ठाकुर कांग्रेस की नेता थी और बड़ी अच्छी गीतकार थी। उनका एमआई रोड पर एक रेस्टोरेंट था। तो प्रकाश जी और हम लोग गुरुजी और हम 2-3 लोग प्रभा ठाकुर के इस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। रात को 11 साढ़े 11 12 बज गई होगी। तभी अचानक लाइट चली गई। 2 4 5 जो ग्राहक थे, वो भी थोड़े कुनमुना रहे थे, थोड़ा-सा नाराज़ हो रहे थे। जैसे-तैसे एक दाल आई। प्रकाश जी ने उस दाल की एक चम्मच मुँह में ली और ज़ोर से, क्योंकि लहीम-शहीम लंबे-चौड़े व्यक्ति थे, बुलंद आवाज़ थी। वाह! क्या दाल है! बजाओ ताली। और वो जो 5-7 ऊबे हुए ग्राहक थे, उनसे भी उन्होंने ताली बजवा ली। कोई और होता तो कहता कैसी दाल है, कैसी सड़ी दाल है, लेकिन उन्होंने उसको भी एन्जॉय किया। तो वो खाने-वाने को एन्जॉय करते थे। स्वयं प्रकाश में भी ये गुण बहुत था। तो ये जो स्वयं प्रकाश ने वहाँ से पीएचडी कर ली और पीएचडी करने के बाद उनको लगा कि अब मैं ये टेलीफ़ोन वाली नौकरी छोड़ दूँ, तो वो हिंदुस्तान ज़िंक में राजभाषा अधिकारी होकर चले गए। और फिर वहाँ से उन्होंने एक और छलांग लगाई, हिंदुस्तान ज़िंक में ही वो विजिलेंस ऑफ़िसर हो गए। उनके कई तबादले एक के बाद एक होते रहे। वो देबारी गए, वो पता नहीं किन-किन जगहों पर गए। उसी दौर में अगर आपको याद हो, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो वे सर्गीपल्ली, उड़ीसा में पोस्टेड थे। सर्गीपल्ली उड़ीसा का एक बहुत ही दूरस्थ और दुर्गम स्थान है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो अराजकता, अव्यवस्था और खतरनाक समय हम लोगों ने देखा है, उस समय में वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उस यात्रा का जो वृत्तांत उन्होंने मुझे अपने पत्र में लिखा है। मैंने बताया ना, उनको लंबे-लंबे पत्र लिखने का बड़ा शौक था। कोई 4 पेज का पत्र होगा वो। उस यात्रा का पूरा वर्णन उन्होंने लिखा। एकदम जैसे आपका कलेजा बैठ जाए। और बाद में वही वर्णन उनकी एक कहानी के रूप में आया, क्या तुमने कोई सरदार भिखारी देखा है? वो स्वयं प्रकाश की अमर कहानियों में से है। स्वयं प्रकाश अपने जीवन में से कहानियाँ लेते थे। अभी पल्लव जी ने एक कहानी की याद दिलाई, सम्मान कहानी है स्वयं प्रकाश की। अब सम्मान कहानी, मैं क्योंकि इस बात का गवाह हूँ, बल्कि इस घटना का एक पात्र भी हूँ। सम्मान कहानी में एक लेखक का निधन हो जाता है। घर वाले उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे हैं। अचानक चहल-पहल बढ़ जाती है। शहर के अनजाने लोग भी वहां घर पहुंचने लगते हैं। पता लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री
इनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। पूरी कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, आप पढ़िए, तलाश करके पढ़िए। धीरे-धीरे होता ये है कि जो आदमी दिवंगत हुआ है, जिसका निधन हुआ है, वो नेपथ्य में चला जाता है, उसकी बेकदरी होती है, मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये कहानी प्रकाश आतुर के अंतिम दिन की कहानी है। इस कहानी में स्वयं प्रकाश नाम भी लगभग मिलता-जुलता ही चुनते हैं। एक वर्णन करते हैं कि उनके चाहने वाले दूर-दूर से स्कूटर, मोटरसाइकिलों पर उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने आए। वो चाहने वाले 2 थे। कहानी में नाम नहीं है, मैं आपको बता दूं, दुर्गा प्रसाद और माधव हाड़ा। हम लोगों को जैसे ये पता लगा कि गुरुजी का निधन हुआ है और अंतिम संस्कार होगा, हम दोनों मेरे विजय डीलक्स स्कूटर पर सिरोही से 135 किलोमीटर दूर उदयपुर गए, सीधे शमशान पहुंचे थे। कभी स्वयं प्रकाश को ही मैंने बताया होगा। अब स्वयं प्रकाश जो सूचनाएं, असल में जासूस थे। आपको लगता ही नहीं था कि ये कुछ नोट कर रहे हैं, लेकिन नोट कर लेते थे। उनकी बहुत सारी कहानियों में, बहुत सारे उपन्यासों में हमारे बहुत सारे मित्र पात्रों के रूप में आते हैं। मैं भीनमाल में रहा था, हालांकि हम लोग साथ नहीं रहे, स्वयं प्रकाश मेरे बाद रहे, मैं पहले रहा था वहां एक कुर्बान भाई थे। अब कुर्बान भाई बहुत सामान्य एक छोटा सा दुकानदार, लेकिन कुर्बान भाई को स्वयं प्रकाश ने अपनी कहानी चौथा हादसा से अमर कर दिया। और जब उस कहानी को मैंने पढ़ा तो मुझे वो कुर्बान भाई बुरी तरह से याद आ गए। और न जाने कितने लोग भीनमाल के, कितने लोग सिरोही के, कितने लोग चित्तौड़ के उनकी कहानियों में आते हैं। नाम बदल बदल कर आते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं वे पहचान लेते हैं। लेकिन वे उन लोगों को अपनी कहानी में लाते हैं रिडिक्यूल करने के लिए नहीं। जैसे ये प्रकाश आतुर वाली, उनके निधन वाली जो कहानी है, उसमें प्रकाश आतुर खलनायक नहीं हो रहे हैं। खलनायक वो पॉलिटिशियन हो रहा है, मुख्यमंत्री हो रहा है, लेकिन एक घटना का सूत्र वे लेते हैं, ढांचा वो लेते हैं और उस पर अपनी। हाँ पल्लव, मैंने कुर्बान भाई को देखा है, मेरा भी उनके यहाँ जाना आना था। बहुत छोटी सी तो जगह थी, भीनमाल जाने की जगह ही कहाँ थी। तो ठीक है, कुर्बान भाई से भी मिल लेते थे। वो जो माठ साहब थे, उनका भाई जिसका जिक्र स्वयं प्रकाश ने किया है, उससे भी मेरी दोस्ती थी। वो माठ साहब से बड़ी आत्मीयता थी। और वो जो उनकी तलबी कहानी के पात्र हैं, वो लोग, आप भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं। उनकी कहानियों में श्रीमती हाड़ा, वीणा के पिताजी बाबू सिंह चौहान जी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। उनका जो एक संस्मरण है आत्मतर्पण श्रृंखला में, हंस में जो आत्मतर्पण श्रृंखला थी, उसमें स्वयं प्रकाश ये कल्पना करते हैं कि वे नहीं रहे हैं और उनके दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो उसमें वे मुझे भी ले आते हैं और मैं जैसा एक बिल्कुल बहुत जल्दी घबरा जाने वाला और विचलित हो जाने वाला प्राणी हूँ, तो वो वर्णन करते हैं कि दुर्गा प्रसाद जी बैठे हैं और उनको इधर से रमाकांत जी ने पकड़ रखा है और उधर से पटनी जी ने पकड़ रखा है और वो विह्वल हो रहे हैं। तो अभी छोटी-छोटी बातें नोटिस करके वे अपनी कहानियों और अपने लेखन में डिटेल्स भरते थे और बहुत कुछ कह जाते थे। अब आप देखिए ना, हाँ, बीच में विनय भी आपने याद किया, तो बीच में विनय में सारे अपने ही लोग हैं, हम सब लोग उनको जानते हैं। और ठीक है, कोई भी कहानीकार आखिर पात्र कहाँ से लाएगा? वो अपने जीवन से, अपने आस-पास से लाएगा। लेकिन स्वयं प्रकाश जो लिखते थे, मुझे बड़ी बात ये लगती है कि वे कठिन बातों को सरल बनाकर अपनी रचनाओं में पेश करने के उस्ताद हैं। अब उनके नीलकांत का सफर कहानी देखिए आप, बड़ी सरल कहानी है और नीलकांत का सफर उन्होंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे उस 74 शांति नगर के कमरे या उसकी छत पर उन्होंने कम से कम 10 बार तो सुनाई ही होगी। वे जब भी आते, कोई ना कोई उनसे कहता कि वो कहानी सुनाओ, और वो बहुत मजे लेकर उस कहानी को सुनाते हैं। मेरे पास किसी कैसेट में उसकी रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन उसको मैं डिजिटाइज नहीं करवा पाया हूँ।
अगर कभी करवा पाया और मैं आप लोगों को सुनवा पाऊँगा, तो आपको लगेगा वो कैसे जीवंत तरह से कहानी सुनाते थे। वो जीवंतता तो उनके पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा थी। कभी मैंने उनको उदास नहीं देखा और जब मैं ये उदास की बात कर रहा हूँ ना, तो बात करते हुए मैं उदास हो रहा हूँ। जब वे भोपाल में थे और बीमार थे और कभी-कभी पल्लव से उनकी अस्वस्थता के समाचार मिलते थे। मैं उनको फ़ोन करता और पूछता, प्रकाश भाई कैसी तबीयत है? ठीक है दुर्गा बहू। और उसके बाद और बताओ कौन सी फ़िल्म देखी? वो अपनी बीमारी के बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे। और मुझे भी समझ में आ गया था कि वो पसंद नहीं करते हैं, तो मैं भी उनसे नहीं पूछता। एक आध बार रश्मि से पूछा। रश्मि हमारे लिए भाभी जी नहीं हुई, मेरे लिए तो नहीं हुई। रश्मि को हम लोग ब्याह कर लाए थे। स्वयं प्रकाश की शादी में हम लोग गए थे और मैंने हमेशा उनको रश्मि ही कहा है। तो रश्मि से एक आध बार पूछा तबीयत के लिए, बताया उन्होंने। धीरे-धीरे उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी, लेकिन उनकी जीवंतता, उनकी जीवट बिल्कुल, बिल्कुल स्वयं प्रकाश के विवाह में मैं और मेरी पत्नी दोनों गए थे। और उसी में नंद भारद्वाज भी थे, उसमें डॉक्टर श्री गोपाल काबरा भी थे, उसमें और शायद हबीब भी था, बहुत सारे लोग थे। और उसमें स्वयं प्रकाश की बहनों ने खासतौर से ढपली वाले ढपली बजा पर जो डांस किए हैं सड़कों पर, अद्भुत। जैसे वो सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। अच्छा शिवी जी, आप कह रहे हैं नीलकांत का सफर आपके ग्रुप में पढ़ी गई है। कितनी प्यारी कहानी है, कैसी सजीव कहानी है। आप देखिए बिल्कुल हंसी मजाक चलता रहता है कहानी में और उस हंसी मजाक के बीच में से स्वयं प्रकाश वो कह देते हैं जो उन्हें कहना है। मैंने इस कहानी को रखा भी था एक अंश सुनाने के लिए, अगर मिल जाए तो मैं इस कहानी का एक अंश आपके साथ साझा करूं। हाँ, मिल गया मुझे। अब आप देखिए स्वयं प्रकाश गद्य कैसा लिखते थे। हम हिंदी वाले अपने लद्दड़ गद्य के लिए, अपने मरदूद गद्य के लिए, अपने बोरिंग गद्य के लिए बहुत कुख्यात हैं, लेकिन जरा स्वयं प्रकाश का एक गद्य देखिए। नीलकांत सफर कर रहे थे, चूंकि वे जनता थे इसलिए थर्ड क्लास में सफर कर रहे थे, और चूंकि वो थर्ड क्लास था इसलिए ट्रेन के आखिरी डिब्बे का आखिरी कंपार्टमेंट था। बाकी ट्रेन या तो फर्स्ट थी या शयनयान या आरक्षित या और कुछ। लगता था साधारण थर्ड के इस कंपार्टमेंट को भी पीछे ही पीछे मात्र दयावश या औपचारिकता निभाने के लिए जोड़ दिया गया है। जब ट्रेन कहीं रुकती तो प्लेटफॉर्म पर बीचों बीच फर्स्ट के डिब्बे होते, जहां से चाय पानी, पान सिगरेट, फल फ्रूट, पूछताछ, स्टेशन मास्टर सब सामने ही होता। साधारण थर्ड अक्सर प्लेटफॉर्म से बहुत दूर जंगल में रुकता, जहां से हर स्टेशन पर बहुत सारे प्यासे अपने अपने लोटे गिलास लेकर वाटर हट की तरफ भागते, जो अक्सर सूखी या खाली या बंद होती। तब आगे का कोई नल या प्याऊ बर्र का छत्ता बन जाता, दो चार पानी पी पाते, चार छह भर पाते की सीटी बज जाती और लोग वापस दुम की तरफ भागते। ये सब इतना तय और सहज व शाश्वत सा था कि कोई इस बारे में नहीं सोचता। सोचता भी तो बस यही कि मुसाफिरी में तो ये सब चलता ही है। अब देखिए यहाँ कैसे स्वयं प्रकाश ये मजेदार वर्णन करते करते हमारी जड़ता को भी सामने ले आते हैं कि हम अपनी समस्याओं और उनके कारणों के बारे में सोचते ही नहीं है। इतनी प्यारी कहानी है, इतनी सरल कहानी है कि आप लंबे चौड़े लेख लिखकर जो उपदेश देते हैं वो ये कहानी मजे मजे में आपको दे देती है। उपदेश नहीं देती है, असल में आपकी चेतना को झकझोरती है, आपको जगाती है। तो वो स्वयं प्रकाश वहां से मैंने आपको बताया भोपाल जा बसे। उन्होंने हिंदुस्तान जिंक से वीआर ले लिया, फोन पर बातें होती, फोन पर भी वो खूब सारी नई बातें बताते, कौन सी फिल्म देखी है, कौन सी किताब पढ़ी है, वो सलाह देते, मुझसे पूछते, और जब मैं बताता तो अगली बार वो ये भी बताते कि वो किताब उन्होंने पढ़ ली है, वगैरह वगैरह। स्वयं प्रकाश से मैंने जीवन में सीखा बहुत ज्यादा। एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं।
वे जावर माइन्स में थे और मैं 1 या 2 दिन के लिए जावर माइन्स उनके पास गया। सरकारी बंगला था, वहाँ वो विजिलेंस ऑफिसर थे। विजिलेंस ऑफिसर एक तरह से सतर्कता अधिकारी जो भ्रष्टाचार को रोकता है, तो बड़ा रुतबे वाला पद था। मैं थोड़ी देर ही गया हूँ उनके यहाँ, थोड़ी देर हुई है मुझे, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, एक किताबों की अलमारी है, तभी उनके किसी सहकर्मी की पत्नी आती हैं। स्वयं प्रकाश उनका स्वागत करते हैं, आइए आइए भाभी जी, ये वो है, चाय वाय आने वाली है। तब तक वो भद्र महिला वहीं एक बुक रैक रखी है, उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और एक किताब निकालती है जिस पर लेखक के रूप में लिखा हुआ है स्वयं प्रकाश। अरे, ये किताब आपकी लिखी हुई है? अरे हाँ भाभी जी, कुछ नहीं, बताइए भाई साहब कैसे हैं आप? वो अभी जो कलकत्ता जाकर आई, वो यात्रा कैसी रही? मैं समझ गया कि इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं। इस बात को वो टाल गए। अब सोचिए, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं अपने लेखक होने का पूरा गुणगान उनको करता। हाँ, मैंने ये किताब लिखी है, इसको बहुत पढ़ा गया है और ऐसी 6 किताबें और लिख चुका हूँ, साथ में लिख रहा हूँ और मेरी इस किताब को इसने सराहा है, उसने सराहा है। अपना गुणगान करता है। और स्वयं प्रकाश हैं कि कह रहे हैं कि इसको छोड़िए, आप तो और बात कीजिए। खैर, वो भद्र महिला चली गई। मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि दुर्गा बाबू, अपनी नौकरी और अपने लेखन, इन दोनों चीज़ों को हमेशा अलग रखना चाहिए। यहाँ कोई नहीं जानता है कि मैं स्वयं प्रकाश हूँ, यहाँ मैं भटनागर साहब हूँ, एसपी भटनागर। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था और इस सबक को मैंने अपने जीवन में पालन करने का प्रयास भी किया। आप जब नौकरी कर रहे हैं तो आप भूल जाइए आप लेखक हैं। शाम को 5 बजे जब आपकी नौकरी खत्म हो गई तो आप भूल जाइए कि आप अफसर थे। मेरी नौकरी खासी रुतबे वाली नौकरी थी और साहित्य की दुनिया के बहुत सारे लोग मुझे इसीलिए अहमियत देते थे, अपने आयोजनों में बुलाते थे कि मैं जॉइंट डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन हूँ। परिचय भी वो यही देते कि ये हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं। मैं हर बार उनको कहता कि आप ये परिचय मत दीजिए और अगर आपने इसलिए बुलाया तो मेहरबानी करके आप मुझे आगे से ना बुलाएं। बल्कि धीरे-धीरे तो मैं ये जब समझ में आ गया तो मैं कहने लगा कि आप ये परिचय नहीं देंगे, आप केवल ये परिचय देंगे। मेरा पद वो वहाँ रह गया, मैं यहाँ उस पद के नाते नहीं आया। और इस बात का मुझे जीवन में बड़ा अच्छा फल भी मिला, बहुत आराम भी मुझे रहा। तो जैसे ये एक उदाहरण था कि वो मैंने उनसे सीखा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनसे मैंने सीखी। ये जो अपने दुःख वाली बात, अपनी बीमारी की बात वो नहीं करते थे। अब आप देखते हैं ना, आप किसी से पूछें आपकी तबीयत कैसी है और वो पूरा मेडिकल बुलेटिन आपको सुनाने लग जाता है। आप त्रस्त होते हैं कि ये कब बंद करें। असल में हम रस्मी तौर पर पूछते हैं, हम किसी के दुःख में साझीदार नहीं होना चाहते हैं। स्वयं प्रकाश में ये समझ थी कि अपने दुःख का ज़्यादा गान मत करो। नहीं करते थे। लेकिन आपके दुःख को साझा करने में वो पीछे भी नहीं रहते थे। आपके दुःख को भी और आपकी खुशी को भी। मेरे दुःख में भी वे मेरे सबसे बड़े सहभागी बने हैं और मेरी खुशियों में भी वो इतनी अच्छी तरह शामिल हुए हैं कि मुझे लगा कि ये मेरे से ज़्यादा तो इनकी खुशी है। मैंने अपनी बेटी की शादी जालोर जैसे छोटे कस्बे में जाकर की। स्वयं प्रकाश वहाँ आए और उन्होंने वहाँ जो डांस किया है, लेडी संगीत जैसा तो नहीं था लेकिन एक इम्प्रॉम्प्टू महफिल जम गई थी। वहाँ जो उन्होंने डांस किया है, मैं तो कहता हूँ कि वो सरोज खान अगर देख ले तो सरोज खान अभी मान जाए कि डांस तो इससे कहते हैं। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। तो नाचना, गाना, उछलना, कूदना, हँसी मज़ाक करना, ये इतना ज़्यादा उनमें था। तो जब मैं बिल्कुल पल्लव सही कह रहे हैं कि उनको लोग एसपी भटनागर के नाम से ही जानते थे और वो थोड़ा बहुत उनमें ये बड़ा एक भाव था कि मैं जहाँ भी रह रहा हूँ वहाँ के लिए कुछ करूँ।
अगर हिंदुस्तान जिंक में रहे तो वहां किया, सुमेरपुर में रहे तो वहां बहुत सारी एक्टिविटीज की, और इन सब का जिक्र इस किताब में खूब अच्छी तरह आता है, धूप में नंगे पांव में। अगर आपको ये किताब मिले तो आप जरूर पढ़ें। तो ये जो जो स्वयं प्रकाश थे, अब मैं कितना याद करूं, कैसे उनको याद करूं, मैं उनको भूल नहीं सकता। बल्कि सच तो ये है कि अगर आज मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं, रश्मि रावत जी ने और विदुष बैटन ने मुझे यहां बात करने के लिए आमंत्रित किया है, तो इसका पूरा श्रेय स्वयं प्रकाश को है। मैंने कहा ना कि अगर स्वयं प्रकाश मेरे जीवन में न आए होते, उन्होंने, प्रकाश भाई मैं उनको कहता था, प्रकाश भाई ने मेरे जीवन को प्रकाशित या आलोकित न किया होता तो मैं हिंदी के किसी अनाम अध्यापक के रूप में रिटायर होकर कहीं गायब हो चुका होता। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने मेरे चश्मे पर जमी धूल को साफ किया, मुझे चीज़ों को देखने का परिप्रेक्ष्य दिया, चीज़ों को देखने की समझ दी। और अगर आज हिंदी साहित्य की इस बहुत बड़ी दुनिया में अगर 150 लोग भी मेरा नाम जानते हैं तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो स्वयं प्रकाश का है। मुझे विदुष बैटन ने आपसे बात करने का मौका दिया, और इस मौके के बहाने मैं मेरे जीवन को आलोकित करने वाले इन दो प्रकाशों को स्मरण कर पाया। मैं विदुष बैटन का, रश्मि जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। स्वयं प्रकाश की कविता शिवी जी सुनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतना बढ़िया गाते थे, गीत थे उनकी, वो नई कविता वगैरह उन्होंने शायद नहीं लिखी, इतने प्यारे गीत वो लिखते थे, इतनी अच्छी चीजें वो गाते थे। अब मैं उनको कैसे सुनाऊं, उनको सुनाना तो मेरे वश की बात नहीं है, लेकिन मेरे जहन में इस वक्त भी वो सारी कविताएं गूंज रही है। और मैंने आपसे कहा वो जो आज एक लड़की को नींद नहीं आएगी, ऐसा प्यारा रोमांटिक गाना है वो। और वो तुझे घी शक्कर दूंगा जमूरे, और न जाने हम बंजारे हम बंजारे, इतने सारे गीत मेरे पास, 2 पूरी कैसेट्स उनकी रिकॉर्डिंग की भरी हुई है। कभी उसको अगर मैं डिजिटाइज कर पाया तो जरूर सुनाऊंगा। रश्मि जी आ गई हैं। रश्मि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। अब मुझे नहीं पता कि मैंने आपकी अपेक्षाओं पर मैं कितना खरा उतर पाया हूँ, लेकिन मैं तो कृतज्ञ हूँ कि मैं आपके इस निमंत्रण के बहाने इन 2 बड़े लोगों को याद कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा प्रसाद जी आपका। अपेक्षाओं का तो अपेक्षाओं की बात तो ये है कि दरअसल अपेक्षाएं तो आज पैदा हुई हो गई हैं, पूरी तो होने के लिए भी कई दिन और लगेंगे, बार बार आना पड़ेगा। मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आप किसी यादों की एक बहुत लॉन्ग ड्राइव पे हमें ले गए थे, और आपके पास जो है बहुत अलग अलग टोपोग्राफीज के अलग अलग तरह के बहुत अनुभव हैं, और वो आप उन्हें ऐसे नहीं समेट सकते कि 1 या 2 घंटे में पूरा समेट के खत्म हो जाएगा। आप अचानक रुक गए हैं कि भाई अब मैं थोड़ी सी ड्राइव पर ले गया हूँ यादों की, अब मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, अब आप लोग भी शामिल हो लो, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि एक बारी में तो मैं पूरी यादें बता नहीं सकता। इस अंदाज में आपने अपने जीवन के दोनों प्रकाश की बहुत सारी यादें हमसे साझा की, और ममता कालिया जी, पल्लव जी, कल्पना गोयल जी, मोहन मंगलम जी लगातार, शिवी तो खैर पहली बार सुन रही है, फिलहाल मैं उनका नाम ले रही थी, जो मतलब लगातार आपकी बातों से एसोसिएट करके पुलकित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा है जो सुन पा रहे हैं। तो मोहन मंगलम जी बोल रहे हैं, 2 उज्जवल प्रकाशों की यादों से सजा यह कार्यक्रम मन को प्रकाशित कर गया। ममता कालिया जी तो विलक्षण और ऐसा का बहुत अच्छा कार्यक्रम कई बार कह चुकी। ममता जी का आशीर्वाद मिल गया, इससे और ज्यादा क्या चाहिए बताइए किसी को। जी जी।
तो गाना तो उन्होंने बता दिया कि उनकी बहुत सारी कैसेट्स हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम कभी सुन पाएँ और कभी हमारा इधर उनकी तरफ जाना होगा तो वो जगहें भी हम दुर्गा प्रसाद जी के साथ देख सकते हैं और उनके घर में भी कैसेट सुन बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। कल्पना गोयल जी भी लगातार कह रही हैं, सबको बहुत पसंद आ रहा है। मैं आप सबसे विनती करूंगी कि आपका मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आपने देख लिया कि उनका सारा साहित्य भी इनका पढ़ा हुआ है, उनके साहित्य के जो रेशे जिस जीवन में गहरे धसे हुए हैं, जहां जहां से वो साहित्य के रेशे उलझे हुए हैं, वो जीवन इन्होंने एक साथ जिया है। तो किस तरह के सब जिज्ञासाएं, टिप्पणियां सब कर सकते हैं, ये तो सबको साफ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल में जो प्रश्न पल्लव जी और शिवी जी, सिर्फ 2 ही लोगों के प्रश्न इसमें आए हैं। मैं उन लोगों की कुछ जिज्ञासा साझा करते हुए शुरू करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपकी भी टिप्पणियां हो तो कृपया आप हमें दें। ममता कालिया जी, आपको ये आयोजन और इसका मतलब ये जो पूरा स्वरूप भी शायद पसंद आ रहा है इन बातों के संस्मरण के अलावा, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि किसी दिन आप भी अपने उजास स्रोत की कोई उजास हमारे साथ, अपनी उजास के साथ उनकी उजास भी लेके आए तो हम आभारी होंगे। तो मैं यहीं से शुरू कर देती हूँ कि एक तो शिवी ने पूछा है कि आप इनके जो साहित्य में, हम भी कई दिनों से विदुष बैटन का जो ब्लू बर्ड ग्रुप रीडिंग ग्रुप है, जब से आपने तय किया कि आप स्वयं प्रकाश पे बोलेंगे, हम सुबह शाम उनकी रीडिंग कर रहे हैं, उनकी कहानियां। तो वो पूछ रही हैं कि जब भी उनकी कहानियां पढ़ो तो उसमें ट्रेन का बहुत जिक्र आता है और पल्लव जी भी लिख रहे हैं कि ट्रेन के सहारे वो सारा हिंदुस्तान दिखा देते हैं। तो वो पूछ रही हैं कि क्या आपने उनके साथ यात्राएं भी की हैं, ट्रेन यात्राएं, उन यात्राओं के कुछ अनुभव आपके हैं? मैंने तो कोई यात्रा स्वयं प्रकाश के साथ नहीं की। असल में हम लोग, हमारा जो ज़्यादा समय जहाँ साथ बीता, वहाँ ट्रेन ही नहीं थी। मैं जिस सिरोही में रहता था वहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, और सुमेरपुर के पास ज़रूर था, लेकिन साथ यात्रा करने का कोई मौका नहीं मिला। पल्लव ने शायद की हो, पल्लव बताएं। पल्लव जी, अगर आपको मैं लिंक भेज सकती हूँ आपके मैसेज में, अगर आप 5 मिनट के लिए चाय वाला किस्सा दोहराना चाहें और कुछ यात्राओं के दृश्य बताना चाहें तो मैं आपको लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। आप यहाँ संकेत दे दें कि आप जुड़ना चाहेंगे 2-4 मिनट के लिए। तो एक ये पूछ रहे थे पल्लव जी कि अगर ये तबादला उन्हें चित्तौड़ लेकर ना आता तो उनके जीवन में ये उजाला कैसे आता? तो एक नहीं तो नहीं, आप ये बताएं। पूछ नहीं रहे, ये तो पल्लव कह रहे हैं कि तबादले पर वो चित्तौड़ आए तो जी, पल्लव के जीवन में भी एक उजास लेकर आए। पल्लव की टिप्पणी ये है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि उनके जी, जीवन में भी जो उजास है। पल्लव चित्तौड़ में रहते थे और स्वयं प्रकाश चित्तौड़ के पास में चंदेरिया में हिंदुस्तान जिंक का एक एस्टेब्लिशमेंट था, वहाँ वे नियुक्त थे। तो तब पल्लव का उनसे निकट संपर्क हुआ, जी, और अच्छा, वो ये तब कह मुझे भी रहे हैं। स्वयं प्रकाश के यहाँ चित्तौड़ जाने का और उनका आतिथ्य लेने का मौका मिला था। अब आतिथ्य तो क्या, वो तो हमारे घर का विस्तार था। अपने घर से निकल के उनके घर में जाना, जैसे घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना। उनका क्या जी, मेहमान कोई होगा। जी। विजय संदेश जी, कल्पना गोयल जी और बहुत सारे लगातार लिख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा संस्मरण है। पल्लव जी, लिंक मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। इसके कुर्बान भाई को आपने देखा है, जो उनके सवाल थे, आप उनकी शादी में गए हैं, यानी ये सारे सवाल आप, ज्यादातर सवाल आप पल्लव जी के बता ही चुके हैं। सोहन जी, लाल जी। जी ने कहा था कि स्वयं प्रकाश जी संग साथ को आपसे सुनकर हम विह्वल हैं, हृदय स्मृतियां हमेशा साथ रहेंगे, किस्सा गोई आपकी बहुत खूबसूरत है। ममता कालिया जी ने लिखा था कि आपने समा बांध लिया, बरसों बाद कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, और चोर वाला अरे! किस्सा प्रियंका गर्ग जी के निवेदन पे सुना ही चुके थे। विजय संदेश जी, बढ़िया संस्करण, प्रेरित व्यक्तित्व। तो आपने ये भी आप बता चुके हैं कि स्वयं प्रकाश जी की कहानी सम्मान के नायक आशी सम्मान। साहब है, तो वो सारा आप बता ही हाँ। चुके हैं। तब जी, तक आप जी, जी। हाँ, योगेंद्र आहूजा ने भी तारीफ ही की है, मुझे लगा प्रश्न पूछा है कि दुर्गा जी के हुँ। साथ उनके दोनों आत्मियों से जुड़ी प्रेरक और रोचक यादों में जाना बहुत अच्छा लगा, एक स्मरणीय कार्यक्रम। धन्यवाद योगेंद्र आहूजा जी। योगेंद्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग संगमन उदयपुर में साथ थे, उसके बाद आज आपसे ये संवाद हो पा रहा है।
तो जब तक पल्लव जी भी जुड़ के शायद आपसे कुछ प्रश्न भी करें और एक आध यादें अपनी शेयर करें, तब तक मैं आप लोग के प्रश्न और टिप्पणियों का इंतजार करते हुए कुछ अपना ही पूछती हूँ। जी। एक तो आप वो 3 लोगों को अपना आदर्श बताते हैं ना, एक तो मार्क ट्वेन को, एक चेखव को और तीसरा अ, हम्म, अ, वो पंजाबी के हैं ना, नाम याद आएगा। हाँ हाँ, राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह राजेंद्र बेदी। सिंह। हाँ हाँ। जी, इन तीनों को अपना बताते हैं। एक तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें तो उन्होंने लिखा है ना कई बार कि मैं उनके नहीं, जैसा ये लिखने स्वयं का प्रकाश कोशिश। बार बार कहते थे कि ये 3 उनके कथा गुरु हैं, जी मार्क ट्वेन, जी। राजेंद्र सिंह बेदी और तीसरा नाम चेखव। चेखव। जी तो हर कथाकार का कोई आदर्श होता है, और अगर आप जी स्वयं प्रकाश की कहानियां पढ़ें तो आप जी। पाएंगे कि वो चेखव जैसी करुणा उनके यहाँ है, मार्क ट्वेन जैसा विट उनके यहाँ है, और राजेंद्र सिंह बेदी जैसी भाषा का सुथरापन उनके यहाँ है। तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने इन 3 से ये 3 बातें ली हैं। मैं जब इधर की कहानियां पढ़ता हूं, अधिकांश कहानियाँ, मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और जी जी आप विश्वास कीजिए अब भी मैं खूब कहानियाँ पढ़ता हूँ। जी। लेकिन ये भी सही बात है कि आधी कहानियाँ बीच में ही छूट जाती है, उनको आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। यानी एक मशक्कत करके आप कुश्ती लड़के कहानी पढ़ें, एक तो वो है, कहानी पढ़ी नहीं जा रही है लेकिन आप उससे ज़बरदस्ती करके उसको पढ़ रहे हैं, एक तो ये है। और एक ऐसी कहानी कि आप सोचें कि इसको बाद में पढ़ लेंगे और वो कहानी आपको ना छोड़े। तो स्वयं प्रकाश की कहानियां वैसी हैं जो आपको नहीं छोड़ती हैं। आप उस कहानी का आधा पन्ना पढ़ लीजिए, उसके बाद जब तक उस कहानी को आप खत्म नहीं कर लेंगे, वो कहानी आपको छोड़ेगी नहीं। तो जो गजब की किस्सा कोई उनके पास है, कहानी बुनना उनको आता है। और मैंने कहा ना, उनकी बहुत सारी कहानियों को मैं क्योंकि जानता हूं उनकी सच्चाई, यहाँ तक कि ये जो किताब जो मेरे को बहुत पसंद है, धूप में नंगे पांव, इसमें भी वो कहानी कला का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। संस्मरण लिख रहे हैं लेकिन वो उसको इस तरह से लिख रहे हैं कि आपको नीरस नहीं लग रहा है, कहानी का मजा वो देते हैं। तो एक तो किस्सा कोई उनके पास अद्भुत थी, और वो किस्सा कोई उनकी चिट्ठियों में भी है, उनके जी निबंधों में भी है। और हाँ, एक बात और मैं, रश्मि जी, एक बात और कहना भूल गया। जी जी। स्वयं प्रकाश से एक बार मैंने पूछा कि प्रकाश भाई, आजकल आप कहानियां नहीं लिख रहे हैं। हम्म उन्होंने ये कहा हम्म कि दुर्गा बाबू, यथार्थ इतना बदल गया है कि अब वो मेरी पकड़ में नहीं आता है, हम्म। इसलिए मैंने कहानियां लिखना कम कर दिया है। अब देखो ये कितनी बड़ी बात है, एक कहानीकार जो अपने अपनी ख्याति के शीर्ष पर हो, वो इस बात को बेबाकी से स्वीकार करे। और वो भी कथेतर खूब लिखने लगे थे। हालांकि बहुत पहले से वैचारिक गद्य उन्होंने लिखा, उनकी एक बहुत अच्छी किताब है, शायद उसका पुनर्प्रकाशन नहीं हुआ है, दूसरा पहलू, उसमें जी वैचारिक निबंध हैं। और जी आज मैं याद करता हूं उस किताब को, और मुझे लगता है आज जो मैं बहुत सारा वैचारिक गद्य लिख रहा हूं, शायद उसके सूत्र, उसकी प्रेरणा कहीं उस दूसरा पहलू किताब में है, जो स्वयं प्रकाश ने मेरी तब शायद 7वीं 8वीं में पढ़ने वाली बेटी थी, उसको भेंट की थी वो किताब, उसका नाम लिखकर। तो वो जो दूसरा पहलू इसमें, वो टीवी के बारे में बात करते हैं। एक निबंध मुझे अभी याद है, उसका शीर्षक था, वो जाने के लिए नहीं आया है। तब जी असल में हमारे यहाँ टीवी नया नया आया था, और हमें जी। हिंदी वालों में ये रोना धोना मचा हुआ था कि ये टीवी तो हमारा पढ़ना लिखना सब नष्ट कर रहा है। हम्म तब स्वयं प्रकाश ने लिखा था, वो जाने के लिए नहीं आया है। देखो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको तो आपको, वो जाएगी नहीं, आपको हम्म। उसके साथ तालमेल बिठाना है, आपको विवेक पूर्वक उसका इस्तेमाल करना है। जी ऐसा ही उस किताब में एक लेख था अनूप जलोटा को लेकर। अनूप हम्म जलोटा एक भजन गाते हैं, वो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, बड़ा पॉपुलर जी भजन है उनका। उसमें वो मीरा के काव्य के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, स्वयं प्रकाश उसकी बहुत अच्छी तरह खबर लेते हैं, और अंत में लिखते हैं कि अनूप जलोटा, अब से तुम्हारा कोई कैसेट मेरे घर में नहीं आएगा और तुम्हारा कोई गाना मेरे घर में नहीं बजेगा। तो जी। अपनी चारों तरफ चीजों को देखते हैं वे। स्त्री के सवाल तो उनकी बहुत सारी कहानियों में उठते हैं। तो ये सब उनकी खास बातें हैं। जी, मैं पल्लव जी को जोड़ देती हूँ, थोड़े से संस्मरण और प्रश्न जी वो जी, सीधे अरे पूछते बिल्कुल। हैं। जी,
फिर उसके बाद हरिमोहन शर्मा सर का सवाल भी है कि क्यों के संपादन में कुछ बताए। जी जी नमस्ते। सबसे पहले तो आपको इस बढ़िया आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूँ और हालांकि जो स्वयं प्रकाश जी के पाठक हैं और जो अग्रवाल साहब को भी जानते हैं, उनको बहुत सारी बातें जो आज सुनने को मिली वो पहले से सुनी हुई भी लगती हैं, लेकिन ये वैसा ही है जैसा आपको एक अच्छी दावत आपने कर ली, कहीं दोबारा आपको करने का मौका मिले तो आप मना थोड़ी करेंगे, आप यही कहेंगे कि और। तो वैसा ही था ये अनुभव मेरे लिए। जो चाय वाला किस्सा है वो ये है कि मेरे गुरुजी, मेरे शिक्षक चित्तौड़ में थे, सत्यनारायण व्यास, और व्यास साहब रहते थे चित्तौड़ के एक उपनगरीय क्षेत्र सेंती में। वहां से स्वयं प्रकाश जी का घर लगभग 7-8 किलोमीटर तो रहा होगा, बल्कि 10 भी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और जैसा कि अग्रवाल साहब बता रहे थे कि चाय पीने का उनको जबरदस्त शौक था या भारी शौक था, तो क्या होता था कि स्वयं प्रकाश जी फोन करके ही आते होंगे व्यास जी के यहाँ। हालांकि उस जमाने में फोन का प्रचलन भी इतना नहीं था और इतनी इस कवायद को कोई जरूरी मानता भी नहीं था। लेकिन ये रेणु दीदी ने, उनकी बेटी रेणु व्यास जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, उन्होंने मुझे ये किस्सा सुनाया था। तो होता ये था कि स्वयं प्रकाश जी फाटक खोलते व्यास जी के घर की और वहां से बोलना शुरू करते, वाह 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 भाभी जी वाह, क्या चाय बनाई है, क्या चाय बनाई है। और अंदर जाके सोफे पे बैठते। तो रेणु दीदी तब पढ़ती थी कॉलेज में, तो वो कहती थी कि अंकल चाय पी तो लीजिए, फिर आप वाह वाह कीजिएगा। तो वो कहते अरे इसमें पीने की तो बात ही क्या, मुझे मालूम है बहुत बढ़िया चाय बनाई है। तो वो चाय का शौक और अपने आसपास वाले लोगों की प्रशंसा का मतलब खास तौर पे जिस संदर्भ में सर ने कहा महिलाओं के काम के प्रति सम्मान के रूप में ही मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि हमारी जिस तरीके की सोशल ट्रेनिंग है उसमें खाना बनाना, चाय बनाना, बर्तन मांजना, ये सब कोई काम थोड़ी मानता है। ये तो ये माना जाता है ना कि तो महिलाओं को करना है, कर देंगी, इसमें क्या सोचना है। तो स्वयं प्रकाश जी की दृष्टि इससे थोड़ी सी भिन्न थी। और दूसरी बात जो अग्रवाल साहब ने कहा कि पल्लव ने जरूर उनके साथ यात्राएं की होगी, तो मुझे याद पड़ता है जो मैंने पहली या दूसरी यात्रा तो उनके साथ की थी। सॉरी, हाँ जी आप बोले। मैंने कहा शिवी का सवाल था, तो मैं शिवी को भी 2 मिनट के लिए जोड़ लेती हूँ कि सामने ही सुन ले, सवाल इन्हीं का था ये ट्रेन वाला। जी जरूर जी जरूर जी जरूर। जी 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 नमस्ते। जी जी जी, आप बात जारी रखिए प्लीज। हाँ अच्छा, आप मुझे कह रहे हैं? हाँ पल्लव जी, आप ही को कह रही हूँ। मैंने कहा ट्रेन अच्छा के अच्छा अनुभव अच्छा। वाला सवाल उनका था, एक और सवाल हाँ उनका हाँ, है, तो आपकी बात पूरी होने पे वो पूछ लेंगी, तो मैंने उनको जोड़ लिया है। ठीक ठीक जी ठीक। तो एक यात्रा तो मैंने उनके साथ की थी अजमेर, जयपुर की, जो हम दोनों बस में गए थे और बस से ही लौटे थे। और जयपुर की यात्रा की थी मैंने लघु पत्रिका सम्मेलन के सिलसिले में। जयपुर में एक बहुत बड़ा लघु पत्रिका सम्मेलन, जहां तक मुझे याद पड़ता है 2001 में हुआ था, जयपुर प्रेस क्लब में ही हुआ था। और बहुत, मुझे लगता है राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास का आखिरी बड़ा आयोजन वही रहा होगा। उसके बाद इतना बड़ा आयोजन कोई हुआ हो मेरी जानकारी में तो नहीं है। उसमें किशन पटनायक आए थे और इतने सारे लोग आए थे। शायद हिंदी का कोई ऐसा बड़ा लेखक नहीं था जो उस आयोजन में ना आया हो। तो उस आयोजन का किस्सा एक मजेदार ये है कि जब हम लौट रहे थे अजमेर के आसपास हमारी बस रुकी, तब मोबाइल तो आया नहीं था। ये चलन था कि आप बस जहाँ रुके वहां उतर के एसटीडी पीसीओ से अपने घर फोन कर लें। तो मैं अपने घर फोन करने के लिए चला गया, मैंने फोन किया। फोन करके जब मैं वापस आया तो मैंने देखा बस है ही नहीं, बस गायब है। मैं एकदम घबरा गया, बुरी तरह से घबरा गया। नजर दौड़ाई तो स्वयं प्रकाश जी भी नहीं दिखे। अब मैं इतना घबरा गया और इतना बदहवास हो गया कि अब मैं समझ नहीं पाया क्या करूं। मेरी बदहवासी को और तो कोई समझता नहीं था, या समझता न समझता ऑटो वालों ने तुरंत समझा। उन्होंने मुझे बिठाया और कहा चलो अभी बस पकड़वा देते हैं। वो कमबख्त पता नहीं कहाँ 10-5 किलोमीटर दूर तक ले गए, वापस लाए और बोले कि देखो जी वो बस तो निकल गई, अब कुछ नहीं हो सकता, आप दूसरी बस में जाना। मैं मायूसी से वापस आया। वापस जब वहां आया तो देखता हूँ स्वयं प्रकाश जी सिगरेट पी रहे हैं और टहल रहे हैं और चिंतित भी हैं। तो जब मैं जैसे ही गया तो सबसे पहले तो मेरी घबराहट को भांप गए थे, तो उन्होंने मुझे गले लगाया। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा दिलासा देके पूछा कि तुमने ये सोच ही कैसे लिया कि मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा।
क्या बात है, अब ये बात तो सही है कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया, लेकिन अब सोच लिया, मैं क्या करूं, मेरी बेवकूफी। तो फिर उन्होंने वहां जब तक अगली बस आती, हम अगली बस में बैठते, उन्होंने कहा मैंने तुमको ढूंढा, तुम मिले नहीं, तो फिर मैंने सामान उतार लिया और बस को जाने दिया, अब अपन दूसरी बस में चलेंगे। फिर वहां खड़े खड़े उन्होंने मुझे अजमेर बस स्टैंड, अगर आप लोग कभी जाएं देखें तो वहां से एक पहाड़ी दिखती है, उस पहाड़ी पर कुछ रोशनी वोशनी थी, वो टिमटिमा रही थी। उसको देखते हुए वो अपने बचपन और जवानी की यादों में खो गए। उन्होंने मुझे वहां अपनी एक मशहूर कहानी जो सारिका में छपी थी, सर वो थी ना जिसमें दीपा सेन नाम की नायिका है, और उसके बर्थडे पर रमेश और स्वयं प्रकाश दोनों रमेश उपाध्याय और स्वयं प्रकाश दोनों जाते हैं। माफ कीजिएगा, वो बड़ी अच्छी कहानी, मैं भी उसका शीर्षक भूल रहा हूँ। तो उस कहानी के लिखे जाने की प्रक्रिया बताई। दूसरा किस्सा, बस दूसरा जरा सी 2 पंक्तियों में खत्म करूंगा। दूसरी यात्रा जो मैंने यादगार उनके साथ की, वो थी अग्रवाल साहब के घर की यात्रा, यानी कि जहां आपकी बेटी की शादी हुई थी, चारू दीदी की शादी हुई थी, सुमेरपुर या जालोर। तो हम लोग चित्तौड़ से जालोर बस में गए थे और बस में लौटे थे। स्वयं प्रकाश जी खुद ये मानते थे कि वो बहुत खराब सहयात्री हैं, बोरिंग सहयात्री हैं, मुंह फुला के बैठे रहते हैं। हाँ, थोड़े थोड़े थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। वो बहुत बहुत सहृदय व्यक्ति थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने अपने संस्मरणों में और अपने दूसरी चीजों में लिखा है कि उन्हें यत् किंचित सामाजिक अगर किसी ने बनाया तो उनके भाई अनुपम भटनागर जी ने बनाया, और बाकी उनको अच्छा बनाया तो उनकी पत्नी रश्मि जी ने बनाया। बाकी वे बेहद खराब सहयात्री हैं, बेहद खराब दोस्त, मतलब दोस्त उस तरह से नहीं, मतलब ये कि जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो बस मुझे यही कहना था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मनुष्य के रूप में, एक लेखक के रूप में, और एक लेखक मनुष्य के रूप में भी स्वयं प्रकाश अद्वितीय हैं। उनके जैसा होना, उनके जैसा मनुष्य और लेखक मिलना दुर्लभ है। मैं फिर से एक बार विदुष बैठन और रश्मि जी को आभार देता हूं, जिन्होंने इस सुंदर आयोजन को संभव किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लव, मैं सोच रहा था इस प्रसंग को तुम आगे भी सुनाओगे, जालोर यात्रा वाला प्रसंग, लेकिन उसको ब्रेक लगा दिया उसका आगे के लिए उसको बचा लेते हैं कभी और, उसको लंबा है वो प्रसंग, फिर मैं कभी सुनाऊंगा जरूर। हम लोग दूसरों की भी बात सुने, मैं खूब बोल गया। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात, सही बात। धन्यवाद पल्लव जी, आपने बहुत ही जीवंत ढंग से ये चीज शेयर की। ये विदुष बैठन में पहले भी आ चुके हैं, संपादन जगत में का लैंगिक परिदृश्य बताने में। तो आज इनकी दूसरी एंट्री हुई। शिवी, आप पहले तो हरिमोहन शर्मा सर का सवाल पूछें, फिर अपना सवाल पूछें जो लंबा सा आपने टाइप किया हुआ है। जी शिवी। जी सर, नमस्कार सर। हरिमोहन शर्मा सर ने ये पूछा है कि क्योंकि संपादन के विषय में कुछ बताएं। थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं। स्वयं प्रकाश कुछ समय तक राजस्थान में एक बहुत छोटा कस्बा है भीनमाल, ये जालोर जिले का एक कस्बा है, इसका नाम भी लोग नहीं जानते होंगे। वहाँ पोस्टेड रहे थे और वहीं हिंदी, क्षमा करें, हिंदी के एक लेखक और अंग्रेजी के प्राध्यापक मोहन श्रोत्री भी रहे थे। इन दोनों ने वहाँ से क्यों पत्रिका निकाली, उसके 8-9 अंक प्रकाशित हुए थे। और मैंने जैसा कहा, स्वयं प्रकाश को नए नए काम करने का बड़ा उत्साह था और वो नवाचारी थे। तो इन दोनों ने मिलकर, और मोहन श्रोत्री जो आजकल जयपुर में ही रहते हैं, वे भी परम उत्साही हैं। ये दोनों पुराने मित्र भी थे। इन लोगों ने वो 8-9 अंक निकाले। और जब भी हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं की चर्चा होती है, क्योंकि उन 8-9 अंकों के बिना वो चर्चा पूरी नहीं होती है। जी सर। सर, मैंने जो स्वयं प्रकाश जी का एक लेख पढ़ा था, तो उसके एक हिस्से में ये था, उन्होंने ये लिखा था कि जब वो स्नातक में पहुंचे तो उन्होंने अपने जो पाठ्यक्रम की जो बदबू उनके दिमाग में थी, उसे निकालने के लिए जासूसी उपन्यास पढ़ूंगा, उन्होंने ऐसा लिखा। तो पहला सवाल तो सर मेरा ये है कि ये जो पाठ्यक्रम की बदबू है, ये क्या होती है? और दूसरा सर ये है कि हमारे पाठ्यक्रम की बदबू को हम अपने दिमाग से निकालने के लिए क्या पढ़ सकते हैं, तो वो भी आप हमें सजेस्ट करें। तो मेरे दो ये सम्मिलित सवाल हैं। अच्छा, इसका मतलब शिवी, आप ये तो स्वीकार कर रही हैं कि पाठ्यक्रम में बदबू होती है, इस पर तो कोई बहस नहीं है।
स्वयं प्रकाश जब बहुत सारी कविताएं सुनाया करते थे तो मेरे बच्चों को उनकी एक कविता की एक पंक्ति बहुत पसंद थी। अब मुझे वो पूरी कविता याद नहीं आ रही, अब थोड़ा उम्र का भी असर है कि चीज़ों को मैं भी भूलने लगा हूँ, लेकिन उसकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, पढ़ो बेटा इस कूड़े को पढ़ो। तो ये जो पाठ्यक्रम है वो उसमें कूड़ा ज़्यादा होता है असल में, और खासतौर से हिंदी का पाठ्यक्रम। मैं हिंदी का अध्यापक रहा हूँ और मैं आपको बात बताऊं कि जो 1967 में एमए करते वक्त मैंने पढ़ा था, उसी को मैं 2000 में भी पढ़ा रहा था। यानी हमारा पाठ्यक्रम बिल्कुल जड़ है, उसको आप बदलने को तैयार नहीं है, उसको समय के अनुरूप करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा बहुत सारा आदान प्रदान होता है। आप देखेंगे जिस शहर में कोई विश्वविद्यालय है, वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष का कूड़ा उस पाठ्यक्रम में जरूर होगा। हमारे ज़माने में हमारे विश्वविद्यालय के भी अध्यक्षों की कूड़ा किताबें पाठ्यक्रम में थी और अब भी होती, खासतौर से हिंदी क्षेत्र में होती है। तो पाठ्यक्रम में बहुत बोरिंग चीज़ें होती है और उनका असल में न तो आपके भविष्य से, न आपके जीवन से और न रुचि से कोई संबंध होता है। अगर कोई रुचि वाली चीज़ें पाठ्यक्रम में लाता है तो उसको आप अलग से धकिया कर बाहर निकाल देते हैं। अब इस ऊब से बचने के लिए आप क्या करें? तो स्वयं प्रकाश ये लिख रहे हैं कि मैं जासूसी उपन्यास पढ़ता था, और मुझे लगता है जासूसी उपन्यास आपको रिफ्रेश करने का अच्छा तरीका तो है। जैसे आप मुंह साफ करते हैं ना, वो खाने के बाद आप पान सुपारी खा लेते हैं, मुंह का जायका बदल जाता है। तो ये जो पाठ्यक्रम की ऊब है उसे दूर करने के लिए जासूसी उपन्यास भी एक चीज़ है। और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब ये जिसको आप पल्प फिक्शन कहते हैं, आप चेतन भगत और इस तरह के बहुत सारे लोग, और अपने यहाँ भी हिंदी में भी बहुत कुछ लिखा गया है। तो अपने जायका बदलने के लिए अगर कुछ आप पढ़ते हैं तो ये कोई पाप नहीं है। स्वयं प्रकाश मजाक में भी कह रहे हैं और गंभीरता में भी कह रहे हैं, दोनों तरह से कह रहे हैं। और वो तो पढ़ते थे हम लोग, क्योंकि लगभग हम उम्र हैं, तो हम लोग सारी बातें करते थे जो आप बच्चों के सामने हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन वो सारी बातें करते थे और हम लोग वो सब पढ़ते थे, देखते थे और अपने स्वाद को बदलते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जरूरी चीजें हैं उनसे हम कटे रहते थे। स्वयं प्रकाश पाठ्यक्रम की जो योजना है उसकी सराहना भी करते थे। वो ये कहते थे कि अगर मैंने हिंदी में एमए नहीं किया होता तो इस पूरी जो साहित्य की परंपरा है उससे मैं परिचित नहीं हो पाता। अब अगर बताइए हिंदी का विद्यार्थी नहीं तो कोई जायसी को क्यों पढ़ेगा, क्यों कोई चंद बरदाई को पढ़ेगा, क्यों कोई अमीर खुसरो को पढ़ेगा? आप सीधे सीधे आज के कवि को पढ़ेंगे जो आपको पसंद, दुष्यंत कुमार को पढ़ लेंगे, आप नीरज को पढ़ लेंगे, निराला को पढ़ लेंगे, आप वहां पीछे तक तो नहीं जाएंगे ना। आप भाषा विज्ञान क्यों पढ़ेंगे अगर आप बाकायदा किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है तो? लेकिन भाषा विज्ञान पढ़ते हैं तो आप ये समझते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कैसे विकृत होते हैं। तो पाठ्यक्रम का अपना महत्व है, लेकिन पाठ्यक्रम में बहुत कुछ गड़बड़ भी है, उसे उन्होंने कूड़ा कहा है और उसकी बदबू कहा है। थैंक यू सर। वो ये जानना चाह रही हैं कि आप कुछ अच्छी किताबें सुझा दीजिए जो बदबू दूर करने के लिए वो पढ़ा करें। जी देखिए अभी ममता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता जी की 2 किताबें आई है, इलाहाबाद वाली, जीते जी इलाहाबाद और रवि कथा। आप हाथ में लेंगे छोड़ नहीं पाएंगी। अनुराधा बेनीवाल की वो आजादी मेरा ब्रांड, मुझे लगता है लड़कियों को तो पढ़नी चाहिए। या साथ रह गए लोग, उसकी दूसरी किताब आई है। इतना सारा अच्छा और रोचक लिखा जा रहा है हिंदी में। तो आप कुछ, मैं कल मैंने एक किताब पढ़कर खत्म की है, हालांकि विषय बिल्कुल अलग है, अमेरिका 2020। एक कोई पत्रकार हैं अविनाश कल्ला, उन्होंने अमेरिका के जो ट्रंप वाला जो चुनाव था उसका पूरा वर्णन किया है। वे वहां गए, करीब 40 दिन रहे। तो इतना सब लिखा जा रहा है, आप कुछ भी पढ़ लीजिए जिसमें आपका मन लगे। कोई लिस्ट सजेस्ट नहीं कर सकता। और देखो सबकी अपनी अपनी रुचियां भी होती है, तो आपको जो रुचि इतना है, आप बस थोड़ा सा संपर्क में रहें और चीजों को देखें कि नया क्या लिखा जा रहा है, तो आपको अपनी मनपसंद बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो जो मैं कहूंगा जरूरी थोड़ी वो आपको अच्छा लगी जाए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतने अच्छे तरीके से
वो पाठ्यक्रम की बदबू को भी समझाया, और ये भी कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, बहुत सारा लिखा गया है, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और पूरा ही वक्तव्य इस तरीके का रहा कि वो हमें एक तरीके से बांधे रहा, हम उससे हट नहीं पाए। आपने थैंक यू। हमारी भी अंधेरी गलियों में प्रकाश लाया। मैं पूछ रही थी कि आप स्वयं प्रकाश जी की भी 2-4 मतलब सारी ही अच्छी हैं, बट अगर हम तुरंत आज ही से चाहें कि हम आज ही ऑर्डर कर लेना चाहें, एक आध 2-3 किताबें हम ग्रुप रीडिंग में भी पढ़ना चाहते हैं और वैसे भी, हाँ। तो उनकी भी 2-3 हमें बेस्ट किताबें सुझा दें आज, तो आज से देखो, एक तो पल्लव ने इस तरह के बहुत सारे काम करवाए हैं जहाँ स्वयं प्रकाश की कहानियों के संकलन आए हैं। अब 2 संकलन तो इस वक्त ही मेरे हाथ में हैं, अभी देखिए धुंधला हो रहा है ये जी। स्वयं प्रकाश की चुनिंदा कहानियां दिख रहा है, हिमांशु पद्रज की जी, हिमांशु पंड्या जी का, जी पंड्या। जी इसी तरह ये कामेश्वर प्रसाद सिंह जो चौपाल के संपादक हैं, जी, अभी नहीं है, ये आएगा। हाँ ठीक है जी। ये क्योंकि मैंने ब्लर कर रखा है इसलिए गड़बड़ कर रहा है। जी जी जी, समझ गए सर, दिख गया सर। हाँ। ये स्वयं प्रकाश श्रेष्ठ कहानियां, कामेश्वर प्रसाद सिंह। जी जी जी। लेकिन इन सबसे या ये नीलकांत का सफर उनका बड़ा प्रख्यात कहानी संग्रह है। जी जी। स्वयं प्रकाश का ही संग्रह है। लेकिन मैं अनुरोध ये करूंगा कि आप धूप में नंगे पांव जरूर पढ़ें। हाँ, वो ये उनका संस्मरण है। जी जी। नहीं दिख नहीं पा रहा है ये। मुझे हाँ दिख गया वैसे, पर मुझे लगता है नाम बताना काफी होगा, क्योंकि वो तो धूप में नंगे पांव। ये देखिए, इस किताब को पढ़कर आप जैसे एक लेखक के ग्रीन रूम में जाते हैं, उसके दिमाग में आप घुसते हैं और वहां क्या चल रहा है, वो कैसे लेखक बन रहा है, ये आपको समझने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है किसी भी फिक्शन से भी ज्यादा एक लेखक की पृष्ठभूमि और उसके भीतर घुसकर जानना ये बहुत रोचक होगा। हाँ, एक आध छोटे छोटे सवाल बस मैं करके फिर हम कार्यक्रम की तरफ, अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इधर से तो हमें सवाल नहीं आ रहा है। जी जी जी। कल्पना गोयल जी भी लगातार टिप्पणियां दे रही हैं अच्छी अच्छी, वो कह रही है हम भी पढ़ेंगे इन किताबों को जो आपने सुझाया अभी। एक तो मैंने पाठक का मतलब मेरे को जो पोस्ट मैंने डाली थी उसी के आधार पे व्हाट्सएप में किसी की टिप्पणी आई थी आपसे पूछने के लिए, तो स्वयं प्रकाश जी का जो कथाकार है उसको हम किसकी परंपरा में रखें, और स्वयं प्रकाश जी की परंपरा, आप तो क्योंकि कथालोचना अच्छे खासे सक्रिय हैं, उसमें लिखते भी रहते हैं, लाइव भी करते रहते हैं आप कार्यक्रम, तो जैसे आप इस समकालीन पीढ़ी को भी पढ़ रहे हैं, तो उनकी परंपरा, स्वयं प्रकाश की परंपरा का लेखन आपको मतलब कहीं दिखता है, उनके आसपास का कोई लेखन, और वो खुद किस परंपरा में थे? जी देखिए, एक तो परंपरा वैसे कहना बड़ा आसान है कि ये प्रेमचंद की परंपरा का लेखक है या वो। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है, जब अपने देश में प्रेमचंद जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, तो किसी आयोजन में उदयपुर अमृत राय जी आए थे। अमृत राय प्रेमचंद के सुपुत्र थे, आप सब जानते हैं। अमृत राय ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने एक रूपक के माध्यम से ये बात कही कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी हवेली बनाई, बहुत मन से बनाई, उस हवेली के प्रति मेरा आदर है, लेकिन मैं उस हवेली में रह नहीं सकता, मुझे लिए अपने लिए अलग मकान बनाना पड़ेगा। परंपरा वाली बात भी मैं इसी रूप में, वो प्रेमचंद के कथाकार के रूप में भी कह रहे थे। हवेली का मतलब प्रेमचंद का साहित्य। प्रेमचंद ने जो लिखा वो अपने समय के अनुरूप लिखा, आज के समय में आपको उसे अपनी तरह से ढालना होगा। इसको प्रेमचंद का अनादर न समझा जाए, लेकिन अगर कोई आज प्रेमचंद की तरह की कहानियां लिखे तो उसे नहीं सराहा जाएगा। ठीक है ना? तो किसकी परंपरा में है, ये मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छा सवाल ही नहीं बनता है। मुझे लगता है हर लेखक अपनी परंपरा खुद बनाता है, और जब वो खुद बनाता है तो उसके बाद वाला लेखक भी अपनी परंपरा खुद ही बनाएगा। उससे आप क्यों, वो लीक छोड़ तीन ही चले सिंह शायर सपूत, तो वो तो लीक छोड़कर चलता है ना, उस परंपरा का क्या। लेकिन
देखिए, ये जन पक्षधर लेखक हैं, इसमें जी। कोई दो राय नहीं है। उसमें जनता के दुख दर्द हैं और सरल तरह से अपनी बात कहने का प्रयास है। वो बहुत ज़्यादा कला नहीं करते हैं, वो जीवन के प्रश्नों से भागते नहीं हैं। देखने की बात ये है कि कोई लेखक किस तरह की समस्याएँ अपनी रचना में लेकर आ रहा है, उसके सरोकार क्या हैं। तो यहाँ आप स्वयं प्रकाश के सरोकार देखेंगे कि जो हमारे जीवन के सवाल हैं, वे ही उनकी कहानियों और उनके उपन्यासों के सवाल हैं। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आज के साहित्य में हमारे अधिकांश लेखक, कुछ एक अलग हैं जो कला के प्रयोग करते हैं, अपनी तरह से करते हैं, उनका अपना महत्व है। लेकिन हिंदी के अधिसंख्य कथाकार आज भी उसी परंपरा में हैं जिस परंपरा पर स्वयं प्रकाश चल रहे थे। किसी एक का नाम लेना बहुत मुश्किल होगा, अनुचित भी होगा। इतने सारे कथाकार हैं, हिंदी का कथा परिदृश्य आज इतना समृद्ध है कि आप क्या किसका नाम लें। जी, तो धन्यवाद। एक छोटा-सा सवाल बस और कि मैं थोड़ा-सा चाह रही थी कि उनके सरोकारों पे बहुत बात हुई, उनका व्यक्तित्व पता चला, राजस्थान की जिन छोटी-छोटी जगहों पे वो रहे, किस तरीके से वो जिन जीवन की धड़कनों को, लोक को पूरा लेकर आए और वो सहजता की भी बहुत बात पता चली कि कितना सहज उनका वो था। मतलब इतनी सहजता से उनकी कहानियाँ आती थी कि यथार्थ भी रहता था, कहानीपन भी और किस्सा-गोई तो उनमें थी ही, लोक तत्व पूरी तरह से मौजूद था। थोड़ी-सी क्योंकि बहुत आयाम पे बात हो ही चुकी है, तो मुझे लगा थोड़ा-सा उनका एक वैचारिक आयाम ज़रा-सा और समझ के फिर अंत की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे उन्होंने अपने संस्मरणों में कहा है कि जब वो पहले युवा थे, तो मुझे लगता है शायद हम सभी उनमें से आते हैं कि तो विवेकानंद से बहुत प्रभावित होते थे। उनकी उसमें जो पूरे लोक के लिए दिखता है, दबे कुचलों के लिए जो भावना दिखती है, उनका शब्द जोश भरते थे, एकदम यही हम भी अनुभव करते रहे हैं। फिर उसके बाद वो गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए। फिर उसके बाद जो उनका वैचारिकता जिस तरफ मुड़ गई, वो ये प्रक्रिया आपके संस्मरणों में कहीं आई हो, तो ये थोड़ा-सा हम उसका वैचारिक समझना चाहते हैं। वैचारिक उठान जो आपको दिखा हो। देखिए, ये एक बहुत स्वाभाविक रास्ता है रश्मि जी। हम जी, सबके साथ होता है और जैसे-जैसे हम उम्र के साथ परिपक्व होते जाते हैं, तो जी, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी जी, दरारें, उसकी फाँकें हमको नज़र आने लगती है और हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने जो भी नाम लिए, वे हम सबको कभी न कभी प्रभावित करते रहे हैं। चाहे वो गांधी हों या विवेकानंद हों या कोई और हों। देखने की बात ये है कि आप अंत तक जाकर कहाँ ठहरते हैं। हुँ। स्वयं प्रकाश मार्क्सवाद पर जाकर रुकते हैं। उसके मार्क्सवाद कुछ उन्हें अनुभव होंगे, हाँ, उसके कुछ अनुभव होंगे ना जीवंत जिसके बाद वो रास्ते में गए तो वो सुनना चाह रहे थे दरअसल। जी। नहीं, वो अनुभव इतने ज़्यादा वो उसके लिए मुझे लगता है धूप में नंगे पाँव आदर्श है। फिर एक लंबा विस्तार हो जाएगा क्योंकि देखिए उन्होंने जीवन को बहुत नज़दीकी से और अपनी पूरी क्या कहें जिससे आपको घिन आ जाए, उस रूप में उन्होंने जीवन को देखा है। जब वो बॉम्बे में रहे हैं, तो वहाँ गरीबी का उन्होंने वीभत्सतम रूप देखा है। इन छोटे कस्बों में रहे हैं, तो उन्होंने जातिवाद भी देखा है, स्त्री के प्रति खराब व्यवहार भी उन्होंने देखा है और ये सब चीज़ें जब आदमी देख रहा है, उसी वक़्त उसको कोई एक विचार ऐसा मिलता है, जहाँ इन सब चीज़ों से जूझने की प्रक्रिया उसको नज़र आती है। तो वो सहज ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मार्क्सवाद केवल एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि एक पूरे समाज और जीवन को बदलने वाली विचारधारा है। तो वो अगर उनको मुकम्मिल लगी है, तो वो जिन अनुभवों के रास्ते से चलकर वहाँ तक पहुँचे थे, उनको वहीं पहुँचना था। अगर वो किसी एक चीज़ को पकड़ कर रह जाते, तो शायद वो नहीं पहुँचते। लेकिन एक मन का खुलापन था और बहुत सारे अनुभव उन्होंने समेट लिए थे, इसलिए वे वहाँ तक पहुँच पाए। जी, धन्यवाद। तो माधव हांडा जी भी आपके बातचीत को बहुत रोचक बताते हुए बधाई दे रहे हैं। रश्मि भटनागर जी ने भी बोला कि बहुत अच्छा और रोचक आयोजन। आपकी उपस्थिति से भी ने कार्यक्रम को काफ़ी जीवंत और रोचक बनाया।
मुझे ऐसे लगता है कि अभी मैं इन सब का धन्यवाद क्या कहूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो बातचीत हमारी दो तरफा और इतनी जीवंत हो पाई, वास्तव में हम उस गर्माहट को महसूस कर सके जो धूप में नंगे पांव के संस्मरणों में, और जो दुर्गा प्रसाद जी हमें जो संस्मरण सुना रहे थे उनमें जो एक गर्माहट थी जिंदगी की, वो हम महसूस कर पाए आप सबकी उपस्थिति से, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो मैं यही कहूंगी कि एक सार्थक परिचर्चा में आप सहभागी थे, तो धन्यवाद, एक दूसरे का क्या करें। और दुर्गा प्रसाद जी, आपने इतने अच्छे से, इतने मतलब इतना रोचक और जीवंत तरीके से बताया कि पता ही नहीं चला कि 1.5-2 घंटा कहाँ हो गया। आप कह रहे थे कि मैं 1 घंटा बोलूंगा तो लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं, और आपके पूरे वक्तव्य में और आपके जवाबों में हम उस बात को देख पाए जो स्वयं प्रकाश जी कहते हैं कि साहित्य जीवन का दर्पण नहीं होता। अगर दर्पण कहा जाएगा तो जिंदा दर्पण कहें, क्योंकि दर्पण, हाँ, क्योंकि दर्पण जो है सुंदर को भी सुंदर दिखाता है, कुरूप को कुरूप दिखाता है, अपनी तरफ से कोई रिएक्ट नहीं करता। पर वो कहते थे कि जो साहित्य होगा उसको अत्याचार को देख के रोष आएगा, कोई किसी चीज को देख के कौतूहल आएगा, सुंदर को देख के उसके चेहरे में चमक आएगी, कुरूप को देख के उसके चेहरे में एक नकार की भावना और प्रतिरोध की भावना आएगी। तो वो जो एक जिंदा दर्पण जिस साहित्य को मानते थे और उसको उसकी पूरी धड़कनों के साथ वो व्यक्ति को, जनता को, उसके जनजीवन को जिस तरीके से वो लेके आए, उस जीवंतता के, उस जिंदापन का कुछ कण, कुछ रेशे दुर्गा प्रसाद जी हमारे साथ लेके आए, और उस उजास के कुछ कण हमें भी ले पाए। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। और ये समझ में आता है ना, क्योंकि दर्पण में रोशनी तो कांच उससे वही काम करेगी ना जिसके अंदर एक समावेश करने के लिए रिसेप्शन पावर होगी। तो उसमें हमें दुर्गा प्रसाद जी की और जो हम सबसे जुड़े हुए उन सबकी भी एक उजास हमें नजर आई, और हम सभी के बहुत आभारी हैं। फिर हम तीसरे रविवार को शाम 4 बजे किसी युवा प्रतिभा से मिलेंगे, और फिर पहले रविवार को सितंबर को कोई नई उजास के साथ मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दुर्गा प्रसाद। आपका धन्यवाद और सारे हमारे दर्शकों का बहुत बहुत आभार।